अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनए के सेशन 12 में आप सबका इस्तकबाल। अ, आज का जो सेशन है वो हम ट्रांसपोर्ट लेयर को डिस्कस करेंगे और अगर हमें टाइम मिला तो हम एप्लीकेशन लेयर को भी आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज कोई सच लैब नहीं है। लेकिन एट द एंड मैं आप लोगों को वायर शार्क का एक डेमो देके दिखाऊंगा। तो उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ चीजें दे दी जाएंगी आपके नेटकट पोर्टल पे या वाया ईमेल। तो उसको फिर आप लोग कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। तो अपने चैप्टर का अपने टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट लेते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर को आज डिस्कस करते हैं। तो बाकायदा स्टार्ट ले लेते हैं। ओके जी। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका मॉडल 14 है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा मतलब ओएसआई रेफरेंस मॉडल में लेयर 4 का काम करती है। लेयर 4 के ऊपर काम कर रही होती है, लेयर 4 भी कहलाती है ये। और वैसे जो है हमारे पास अ, मतलब इसमें जो भी काम वगैरह होते हैं या किस तरह से ये डील करती है, कैसे नेटवर्क के अंदर ये इंपॉर्टेंस रखती है, उसके हम बारे में अभी देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग ऑन डिफरेंट होस्ट। वैसे तो मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि लॉजिकल कम्युनिकेशन के हवाले से कि आपके टैब में अ, आपका जो आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपने जो अपनी एप्लीकेशन खोली हुई है, उसके अंदर जो डिफरेंट कम्युनिकेशंस आपकी चल रही हैं, यानी कि डिफरेंट टैब्स आपने ओपन किए हुए होते हैं, कहीं डाउनलोड कर रहे होते हैं, कहीं अपलोड कर रहे होते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइप की कम्युनिकेशन आपकी रन हो रही होती है। कोई आईपी फोन पे बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इन सबको डिफरेंशिएट करना, ये एक तरह का लॉजिकल कम्युनिकेशन है। यानी कि उन उन सबको डिफरेंशिएट करना, इन तमाम लॉजिकल कम्युनिकेशंस को डिफरेंशिएट करना कि एप्रोप्रिएट डाटा एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे आके उतरे। इस लॉजिकल कम्युनिकेशन की ट्रैकिंग ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होती है। द लिंक बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द लोअर लेयर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क ट्रांसमिशन। एप्लीकेशन लेयर यानी कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, उन तीनों को ये एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। उन तीनों के लिए जो डाटा वहां से निकल कर आया है अपर लेयर से, और उसके बाद जो है फिर फर्दर उसके अंदर ऐड ऑन करके इनकैप्सुलेट करके अपनी इंफॉर्मेशन और फर्दर लेयर डाउन यानी कि नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड करना, ये भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एज अ ब्रिज काम करती है अपर लेयर एंड नेटवर्क लेयर के दरमियान, राइट। सो आने जाने का भी डाटा आएगा भी तब भी और जाएगा भी तब भी, दोनों सूरतों में। द ट्रांसपोर्ट लेयर हैज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रैकिंग इंडिविजुअल कन्वर्सेशन, यानी कि जो आपकी इंडिविजुअल कन्वर्सेशन यहाँ पे हो रही है, आप जो भी काम कर रहे हैं, एक पीसी है और ये देखें सारे के सारे मल्टीपल काम कर रहे हैं। ये एक अदद पीसी है और ये कुछ ईमेल भी कर रहा है, ये कहीं सर्फिंग कर रहा है सोशल पे, कुछ भी और कर रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, कहीं चैटिंग कर रहा है, कोई स्ट्रीमिंग वीडियो कर रहा है। तो इन सब टाइप के डाटा को उन्होंने एक सिंबल के थ्रू डिफरेंशिएट किया। तो देखिए ऐसे हमारा डाटा चंक्स में जो है ना डिवाइड होता है, छोटे छोटे। हर एक हर एक के साथ एक लगा लीजिए, ये स्क्वायर है, ये डायगोनल है, तो ये जो है ऑक्टा का शेप लिया हुआ है। इन्होंने शेप्स के थ्रू आपको डिफाइन किया है इस तरह से। और फिर ये देखें एक एक चंक एक एक चीज का उठाया जाता है, एक एक पैकेट जो कि बनाया हुआ होता है या एक एक चंक आप कह लें, और उसको फिर एंटरटेन किया जाता है, तो हमें पता भी नहीं लगता और हम तमाम चीजों को एक साथ साइमल्टेनियसली डील भी कर रहे होते हैं। लेकिन इन सबकी ट्रैकिंग किस तरह से होगी? तो इन सबकी ट्रैकिंग बेसिकली ये जो पोर्ट नंबर असाइन करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके थ्रू होती है। सेगमेंटिंग डाटा एंड रीअसेंबल सेगमेंट, अगर आपकी रिलायबल कम्युनिकेशन हो रही है तो सेगमेंट डाटा करने के बाद सेगमेंट अनरिलायबल रिलायबल दोनों में सेगमेंटेशन हो सकती है, मगर सेगमेंटेशन के बाद उसे रीअसेंबल करना ये सिर्फ और सिर्फ रिलायबल कम्युनिकेशन के अंदर होता है। तो रीअसेंबल सेगमेंट को भी जो है ये परफॉर्म करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ऐड हेडर इंफॉर्मेशन, अपने लेयर की हेडर इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करना, यानी कि क्या लॉजिकल पोर्ट नंबर है जो कि आपको मिला है, वो असाइन करना आपके पीसी पे। हर एक नेटवर्क की डिवाइस जो कि आपके नेटवर्क के ऊपर आई हुई होती है, चाहे वो पीसी हो चाहे वो लैपटॉप हो, वो अपने आप में रैंडमली 6,65,000 ऑलमोस्ट 65536 65,536 ऑलमोस्ट 534 पोर्ट्स जो है वो एलोकेट कर सकता है एट अ टाइम। इतनी तो हम कभी भी यूज नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा इनफ है, बहुत ज्यादा है, इनफ से भी ज्यादा है, हद से ज्यादा है। बिकॉज जब हम कोई काम करना छोड़ देते हैं तो वो पोर्ट आइडल हो जाती है, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। जब हम दोबारा काम करना शुरू करते हैं तो फिर कनेक्शन इनिशिएट होके और फिर पोर्ट नंबर असाइन हो जाता है, राइट। तो हमारे पास क्या होता है कि हम
ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, हमारा जो पीसी होता है, ये हमारी ईच एंड एवरी एप्लीकेशन जो हम यूज कर रहे हैं, जो लॉजिकल एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करती है वाया पोर्ट नंबर। ठीक है जी। तो वो हेडर के अंदर लगाना कि जी सोर्स पोर्ट क्या है, सोर्स पोर्ट तो रैंडम होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, वो वेल नोन होती है। वेल नोन हमारे पास 1024 पोर्ट्स होती हैं, जिनको अभी हम देखेंगे, बहुत सारी होती हैं, 1024 होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ को देखेंगे जो कि मेजोरिटी यूज होती है। तो उनको एड ऑन करना, मैं वेब पे जा रहा हूँ तो एचटीटीपी का प्रोटोकॉल है तो 80, अगर एचटीटीपीएस का प्रोटोकॉल है तो 443। इस तरह से जो है ना ये डेस्टिनेशन की पोर्ट्स डिजाइन है, फिक्स्ड है, तो वो 1024 है। उनमें से ये पोर्ट सोर्स के लिए नहीं लेता, ये जब भी पोर्ट लेगा इस नंबर के बाद की लेगा, बल्कि और ज्यादा बड़ी लेता है, तो ये उस नंबर के बाद की ही लेगा। आइडेंटिफाई सेपरेट एंड मैनेज मल्टीपल कन्वर्सेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूज सेगमेंटेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग एंड इनेबल डिफरेंट कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन टू द इंटरलीव्ड ऑन द सेम नेटवर्क। एक ही नेटवर्क के ऊपर मल्टीप्लेक्सिंग करना, यानी कि एट अ टाइम मल्टीपल टाइप की कम्युनिकेशंस को डील करना, वॉइस को भी डील करना, वीडियो को भी डील करना, डाउनलोडिंग को भी डील करना, एट अ टाइम अपलोडिंग को भी डील करना, ये तमाम काम इसकी वजह से, क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे देता है। देखिए, बात समझने की ये है कि मेरा एक अगर नेटवर्क बना हुआ है, तो नेटवर्क पे अगर मैं नेटवर्क लेयर की बात करूं, या मैं चले डाटा लिंक लेयर की बात करता हूँ, वहां से स्टार्ट लेते हैं। डाटा लिंक लेयर की बात करूं तो मैं लोकल एनआईसी टू एनआईसी कम्युनिकेशन होनी है। ये एक कम्युनिकेशन के पीछे बहुत सारी कम्युनिकेशन हो रही होती हैं। तो अब मैं इंडिविजुअल आपको ट्रैक डाउन करके बता रहा हूँ। आपने डाटा तो एप्लीकेशन का बना दिया, राइट? अब वो बन गया है जो भी है, अब लेकिन वो तो ऊपर बना है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ना। मैं नीचे से आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि जहां सिग्नल बनते हैं, जहां डाटा आपका सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर ये आगे फॉरवर्ड होता है, उससे पहले फिजिकल लेयर से पहले डाटा लिंक लेयर, तो वो है फिजिकल कम्युनिकेशन, एनआईसी टू एनआईसी, यानी कि वहां पे मैक एड्रेस चलता है। मेरे पीसी का एनआईसी बात करेगा मेरे स्विच और फिर आगे राउटर के एनआईसी से, तो वो लोकली सिग्निफिकेंट है, एक लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। ये एक आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये कम्युनिकेशन हो गई एक तरह की। इसके ऊपर आते हैं नेटवर्क लेयर, ये क्या करता है, ये जो मेरा पीसी है, चलो जी फिजिकली तो आइडेंटिफाई हो गया, अब लॉजिकल क्या नेटवर्क का एड्रेस है, पूरे नेटवर्क में इसको लॉजिकल एड्रेस क्या दिया हुआ है, उसकी कम्युनिकेशन, यानी कि आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, मेरी आईपी क्या है, मैं किससे बात करना चाह रहा हूँ, बीच में कितनी आईपीज आएंगी, बीच में जो जो आईपीज आएंगी उन आईपीज को तो एड्रेस नहीं करूंगा, बट मैक एड्रेस को जरूर डील डील करूंगा। मैक एड्रेस कंटिन्यूअसली चेंज करता रहूंगा। आईपी टू आईपी कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर डील कर रही होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, यानी कि लॉजिकल एप्लीकेशन, आपका डाटा जब निकला यहां से, तो ये मैक एड्रेस एक एनआईसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आईपी एड्रेस एक एनआईसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? मगर आप एक कम्युनिकेशन को या एक टाइप की कम्युनिकेशन में डील नहीं कर रहे होते। आप क्या कर रहे हैं, आप तो लातादात काम कर रहे हैं एक साथ। मैं एट अ टाइम, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं मल्टीपल टाइप की कम्युनिकेशन गवर्न कर रहा हूं, यानी कि मैं बोल भी रहा हूं, मेरी वॉइस भी आप तक जा रही है, मेरी वीडियो भी जा रही है, ये प्रेजेंटेशन जा रही है। आप क्या समझ रहे हैं, सब एक, आपको लग रहा है एक, बैक एंड पे ये सब डिफरेंट है। इन सब के अपने अपने चंक्स है, बिकॉज ये डाटा डिफरेंट है। मैं बोल रहा हूँ तो एनालॉग डाटा डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आगे पैकेट बन के जा रहा है। ये जो वीडियो बन रही है ये तो है ही डिजिटलाइज, जो मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, और जो प्रेजेंटेशन है ये भी डिजिटल फॉर्म में ही है। तो ये तमाम काम अलग अलग पैकेट्स बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और इन सबको फिर इंडिविजुअली ट्रैक करना, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे वॉइस का जो स्ट्रीमलाइन जो भी चैनल चल रहा हो, तो उधर जो है मेरा वीडियो आके चला जाए और लिखा हुआ आ जाए अनसपोर्टेड फॉर्मेट, मेरा वीडियो का जो चल रहा है वहां पे वॉइस चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि इसको शुरू में मैं कहता, बाद में जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल में देखेंगे। मैं अगर अपना ब्राउजर खोलता हूँ और यहाँ मैं लिखूं www.vu.edu.pk, सही जी, मैंने यहाँ पे ये लिखा, और मैंने भी एंटर नहीं किया, और मैंने यहाँ पे लिखा, इधर मैंने लिख दिया www.cnn.com, दो साइट्स है। मैंने एट अ टाइम यहाँ पर इसको भी एंटर किया, और मैंने एट अ टाइम यहाँ पर इसको भी एंटर किया। क्या आप लोगों में से किसी के भी साथ ये हुआ है कि इसका डाटा, ये जो view.edu.pk एट अ टाइम आपने सर्च में डाला, वो यहाँ आधा डाटा यहाँ पर आ जाए? सही है जी। क्या कभी किसी के साथ हुआ, या यहाँ का जो डाटा है जो भी कुछ है वो उठ के यहाँ पर आ जाए? कभी भी नहीं होता।
क्यों नहीं होता? बिकॉज इस टैब के साथ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक पोर्ट नंबर लगा है। देखिए मेरे एनआईसी से तो ये 0101 की फॉर्म में निकल रहा है, डाटा जो है वो 01 की फॉर्म में निकल रहा है, और मेरा नेटवर्क आईपी एड्रेस वो नेटवर्क के अंदर डील कर रहा है कि जी इस डिवाइस से आ रहा है, और जो मेरा एनआईसी है वो लोकल कम्युनिकेशन को डील कर रहा है। मगर ये जो मेरी एप्लीकेशन है, जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो मैं मल्टीपल चीजें ओपन करता हूं, इन सबको ट्रैक कौन करेगा? मैं अगर नेटवर्क लेवल पे बात करूं तो जितनी भी डिवाइसेस पे आप जाके देखेंगे तो वो कहेगा जी 192 168 98 का 37 बात कर रहा है। अब अंदर में बात क्या क्या कर रहा है, इसको कैसे मैं ट्रैक डाउन करूं? तो उसको ट्रैकिंग के लिए मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। वो क्या करती है, मेरी हर एक सिंगल कम्युनिकेशन को, जो भी मैं कर रहा होता हूं, उसको एक अदद लॉजिकल पोर्ट नंबर असाइन करती है। क्या करती है? एक अदद लॉजिकल पोर्ट नंबर असाइन असाइन करती है। ये देखिए नेट स्टेट की कमांड होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, कंट्रोल सी कर दो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है कि क्या क्या तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये मुझे स्टेब्लिश्ड कनेक्शन बता रही है कि टीसीपी के कितने स्टेब्लिश्ड कनेक्शन है। और ये देखिए आईपी एक ही है, लेकिन हर जगह पोर्ट नंबर चेंज है। 14370, 14368, 14366, 14365, ये सब जा रहे हैं। ये जो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ कम्युनिकेशन, ये सब के सब जा रहे हैं। जो टीसीपी की होगी, जो किसी और प्रोटोकॉल की होगी, सब के सब मुझे यहाँ पे स्टेब्लिश कनेक्शन। अच्छा, उनका स्टेटस भी दिखाएगा, ये टाइम वेट के ऊपर है, ये स्टैब्लिश्ड है, ये तमाम चीजें मुझे यहाँ पे दिखा रहा होता। तो मेरा पीसी बेसिकली, जो पीसी ने मेरे रैंडम पोर्ट अलॉट करी है, वो ये अलॉट करी है। एक एग्जांपल, इस एक कम्युनिकेशन के लिए बैक एंड पे क्या कुछ हो रहा होगा नहीं पता मुझे, फिलहाल तो टीसीपी के आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास यूडीपी भी आ जाता है, और उसको भी हम देख सकते हैं। राइट? तो ये इस तरह से हमारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर चल रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। आईपी डज नॉट स्पेसिफाई हाउ टू डिलीवर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैकेट टेक प्लेस। आईपी को नहीं पता कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होना है, और कैसे ये पैकेट को प्लेस करना है, किस तरह, क्या इसकी फिजिबिलिटी है, कैसे जाएगा, एक्नॉलेजमेंट लेगा नहीं लेगा, या ये लाइव डाटा है, जो भी कुछ है ये आईपी को नहीं पता। आईपी कनेक्शन ना बनाता है, ना आईपी का कनेक्शन ओरिएंट करता है, मतलब कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, और बेस्ट एफर्ट कहलाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर protocols specify how to transfer message between host and responsible for managing reliability requirement of a conversation. ट्रांसपोर्ट लेयर के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो बेसिकली डील कर रहे होते हैं कि क्या ये जो कम्युनिकेशन गवर्न हो रही है, ये रिलायबल होगी या अनरिलायबल होगी, या इंडिविजुअली इसको ट्रैक किस तरह से करना है। आईपी तो आईपी है, सबने एक आईपी, आप ये कह लीजिए कि आईपी जो है वो क्या है, आईपी एक एक बैग है बहुत बड़ा। ओके, उस बैग में मैंने क्या, एक पेंसिल बॉक्स है। उस पेंसिल बॉक्स में, जो बॉक्स होता है बच्चों का, वो जो ज्योमेट्री का बॉक्स है, उसके अंदर मैंने मल्टीपल चीजें रखी हुई हैं। डी भी एक रखा हुआ है, एक मैंने प्रकार रखा हुआ है, एक मैंने स्केल रखा हुआ है, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक इरेजर है। दीज ऑल आर द, जो अंदर जो डाटा है वो, जो अंदर ये जो इक्विपमेंट रखा है, ये मल्टीपल मल्टीपल चीजें हैं। ये बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आईपी। इस आईपी के अंदर ये सब कुछ है। राइट? और ये जो बॉक्स है, ये फिजिकली कहाँ कहाँ है? ये फिजिकली कभी मेरे बैग में है, तो कभी मेरी डेस्क पे है, कभी कहीं है। तो ये तीनों चीजें बता दी। फिजिकल एड्रेसिंग ये है आपकी, जो डाटा लिंक लिए डील करती है, कि कभी डेस्क में है, कभी मेरे बैग के अंदर है, कभी कहीं है। ये जो बॉक्स है ये आईपी है, और ये अंदर जो डाटा है ये एप्लीकेशन लेयर डील कर रही है। तो ऐसे ही आपका ये तमाम काम का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस डाटा की जो इंटरनली है, जो मैं यूज करता हूँ या जो भी कुछ करता हूँ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये रिलायबल होगा, अनरिलायबल होगा, या बेस्ट एफर्ट होगा, जो भी कुछ होगा, तो वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट लेयर डील कर रहा होता है। अच्छा, ये करता कौन है? मैं करता हूँ, आप करते हैं, कोई भी नहीं करता। ये एप्लीकेशन डिसाइड करती है बेसिकली। जो डेवलपर है, उसने जब एप्लीकेशन डिजाइन करी, तो उसने इस बात को मेजर किया, या उसने इस बात को फिक्स कर दिया कि मेरी जो भी एप्लीकेशन होगी वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी का कनेक्शन यूज करेगी। अगर वो कहता है कि मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आए, व्हाट्सएप जिसने बनाया तो उसने चैटिंग के लिए टीसीपी का प्रोटोकॉल रखा होगा, लेकिन वीडियो और वॉइस कॉलिंग के लिए उसने यूडीपी का प्रोटोकॉल रखा होगा। राइट? तो उस ये डेवलपर डिसाइड करता है, ये मेरे आपके डिसाइड करने की बात नहीं है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं टिक मार्क करूं और फिर एप्लीकेशन जाए। नहीं, ये जो डेवलपर डिजाइन कर रहे होते हैं, उन्हीं को ये बात पता होती है कि वो एप्लीकेशन जो डिजाइन कर रहे हैं, तो वो किसके ऊपर जाएगी ना। हम फोर्सफुली करवा सकते हैं,
मैं कभी भी व्हाट्सएप के ऊपर ये नहीं करवा सकता या किसी भी और एप्लीकेशन पे नेटवर्क की कि मैं बोलूं कि जनाब बस ये जो मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरी वीडियो की कम्युनिकेशन हो ये रिलायबल हो, ऐसा नहीं होता। बैक एंड पे ये जो कम्युनिकेशन चल रही होती है ये डिजाइनर डेवलपर के पास से डिजाइंड होती हैं और ये उन्हीं प्रोटोकॉल को अपने बैक एंड पे लेके चल रही होती है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इंक्लूड द टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल मेजोरिटी ऑफ द टाइम। बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और बेइंतहा यूज होने वाले हैं सबसे ज्यादा, वो टीसीपी और यूडीपी है। एक आरटीपी भी है, रियल टाइम प्रोटोकॉल, और रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसके दो वर्जन है, दो वेरिएंट है। आजकल के दौर में जो आप इतना फास्ट डाटा देखते हैं यूट्यूब पे, ये सब सब चीजें लाइव डाटा जो आप देख रहे होते हैं, तो रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए चल रहा होता है, आरटीपी नाम है। और एक आरटीपी एक प्रोटोकॉल होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल को हम कहते हैं ईआईजीआरपी, इनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जब आप अपने नेटवर्क पे उसको इंस्टॉल करेंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे अपने राउटिंग अपडेट्स भेजने के लिए वो आरटीपी को यूज करता है, यानी कि रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए चल रहा होता है। TCP provide reliability and flow control. TCP basic operations are number and track data segment. नंबर्ड करेगा, इन सबको नंबर करना और ट्रैक करना डाटा सेगमेंट्स को, भाई आगे पीछे पहुंचे हैं तो उनको एक स्ट्रीमलाइन करके और फिर आपको दिखाना। एक्नॉलेज रिसीव डाटा, टीसीपी की बात हो रही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेज करता है रिसीव डाटा को। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो अगला पैकेट वहां से नहीं निकल के आएगा। रीट्रांसमिट एनी एन अनएक्नॉलेज डाटा आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद रीट्रांसमिट करता है अगर किसी डाटा की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई होती है। इसका मतलब ये अज्यूम कर लेता है कि ये वहां तक नहीं पहुंचा। सीक्वेंस डाटा दैट माइट अराइव इन रॉन्ग ऑर्डर, जो रॉन्ग ऑर्डर में पहुंचा है डाटा, उसको पहले दिखाने से पहले आपको रिसीविंग एंड पे पहले उसको सीक्वेंस करता है, उसके बाद फिर आगे लेके चलता है। सेंड डाटा एट एन एफिशिएंट रेट दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द रिसीवर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस डाटा को सेंड भी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एफिशिएंट रेट के ऊपर सेंड करना है, यानी कि विंडो साइजिंग यहाँ पर हमारे पास जो है वो डील हो रही होती है कि कितना विंडो साइज रखना है, एक अदद विंडो साइज के अंदर कितना डाटा मूव कर जाएगा आपके नेटवर्क के ऊपर, कितना चलेगा। अगर आपने देखा कभी आप डाउनलोडिंग करते हैं तो आपकी जो आपकी जो बैंडविड्थ होती है, जो दिखा रहा होता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती। वो कभी अप, वो कभी डाउन, वो कभी अप, वो कभी, वो वजह क्या है? जब ये देखता है कि नंबर ऑफ पैकेट्स जो हैं वो स्ट्रीमलाइन सुकून से चले गए, तो ये उनको बढ़ा देगा। और जब ये देखता है कि चोकिंग हो रही है तो ये उसको लेस करेगा। तो इस वजह से ही आपको देखते हैं कि आपके जो जो डाउनलोडिंग या आप कॉपी कर रहे हो, तो ये तो नहीं ट्रांसपोर्ट लेयर तो नहीं, लेकिन ये बिहेवियर है डाटा के ट्रांसफर का कि वो हमेशा इसी तरह से ट्रांसफर करता है। आप यूएसबी से हार्ड डिस्क में कॉपी करें या हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क कोई और बड़ी फाइल आप कॉपी करें, तो भी आप देखें कि वो अपने आप को हमेशा कभी भी स्टेबल नहीं रखते। बहुत रेयर होगा कि वो स्टेबल रखें, अदरवाइज वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्योंकि जब उनको मिलता है कि मेरे सारे पैकेट सुकून से जा रहे हैं, तो वो अपनी कॉपिंग का रेशियो बढ़ाते हैं, और जब बढ़ाते हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है आपका ग्राफ। और जब बढ़ाते हैं और जैसी चोकिंग वहां पे आती है, उनको रिप्लाई आना बंद होता है, जो भी कुछ होता है, या पैकेट लॉस होना शुरू होते हैं, तो फिर ये उसको क्या करते हैं, वापस लो करते हैं। ये जो लो और अप हो रहा है ये विंडो साइज है बेसिकली, जिसपे आपकी बैंडविड्थ या ये जो कॉपिंग का जो भी कुछ है ये कुछ डील कर रहा होता है, डाटा ट्रांसफर रेट बेसिकली डील डील कर रहा होता है। So UDP, अब UDP की बात कर लेते हैं। UDP provide the basic functions for delivering datagram between the appropriate application with very little overhead and data checking। भाई कोई एक्नॉलेजमेंट तो है नहीं, तो कोई ओवरहेड इसके बहुत लेसर होंगे। कोई कनेक्शन ओरिएंट नहीं करता, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, तो इसके लिए भी क्या है कि लेसर ओवरहेड के ऊपर काम काम करेगा। तो UDP is known as the best effort delivery protocol because there is no acknowledgement the data is received at the destination। पहुंचा नहीं पहुंचा, एक्नॉलेजमेंट, रीअसेंबलिंग, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो डिस्कार्ड हो गया, आपको कुछ नहीं पता होगा, आप बस ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, राइट। बस ब्रॉडकास्टिंग में आप बस दे रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग, आई एम सॉरी, ब्रॉडकास्टिंग नहीं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर होती, बस आप डिलीवर कर रहे हो, सिंपल इज दैट। वो पहुंचा नहीं पहुंचा डेस्टिनेशन तक, वो उसकी अपनी ऊपर है। अगर नहीं पहुंचा तो डिस्कार्ड हो गया। अब आप बता सकते हैं, मेरी अब अभी अगर कोई वॉइस डिस्टॉर्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप मुझे चैट में लिख के, मतलब डेटा के थ्रू आप मुझे बताएंगे, कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं है। आप मुझे रिप्लाई करेंगे किसी बात का कि सर ये पोर्शन में आपकी स्क्रीन शेयर नहीं थी, एग्जांपल, अभी तो शेयर है, ये पोर्शन में आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी, ये चीज दोबारा बता दीजिए। तो डेटा के थ्रू आप उसको दोबारा रीट्रांसमिट करा सकते हो, तो फिर मैं दोबारा बोलूंगा। वो एक तरह से मेरे लिए रीट्रांसमिट है, कंप्यूटर के लिए वो नया डाटा है।
मेरे लिए तो मैं चलो एक अपनी बात को दोबारा कर रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या है, वो बिल्कुल न्यू न्यू डाटा एक तरह का। हाँ, टीसीपी क्या करता है, उसका ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, वो चेक करता है, वो देखता है चीजों को। और लाइव कम्युनिकेशन में हम टीसीपी को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जब एक्नॉलेजमेंट आती है तो डिलेज आते हैं। जितना टाइम जाने में ले रहा है उतना ही टाइम वापस उसके एक्नॉलेजमेंट में भी लेगा, और फिर आप इसी तरह से टाइम इंक्रीज करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब बढ़ता चला जाएगा तो फिर क्या होगा, वो डेटा लाइव नहीं रहेगा। और जब लाइव नहीं रहेगा तो उसमें फिर जो हमारा काम है बेसिकली कि यार ये लाइव था, ये एप्लीकेशन लाइव थी, तो वो फिर लाइव ही नहीं रही तो फिर क्या फायदा है, राइट? तो इसीलिए जो लाइव कम्युनिकेशन, ये जितनी भी टाइम सेंसिटिव कम्युनिकेशन होती हैं उन सब में हम यूडीपी को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? यूडीपी को। और जो टाइम सेंसिटिव नहीं होती हैं उनमें हम टीसीपी को यूज करते हैं, जिसमें हम आसानी से एक्नॉलेजमेंट को ले सकते हैं। तो यूडीपी इज ऑल्सो यूज्ड बाय रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई एप्लीकेशन वेयर द डाटा इज मिनिमल। रिक्वेस्ट और रिप्लाई की जो एप्लीकेशन होती है, बस आपने भेजा, फिर उसका रिप्लाई, फिर भेजा, तो वहां पर भी आपका क्या होता है कि वो यूज कर रहे होते हैं। और मिनिमल जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट को लेते हुए वो सेंड कर रहा होता है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने हेडर के अंदर ऐड ऑन नहीं करता। एंड रीट्रांसमिशन कैन बी डन क्विकली। अच्छा, if it is important that the that all the data arrives and that it can be processed in its proper sequence, TCP is used as the transport protocol. अब देखिए, दोनों की आपको एग्जांपल दी हुई है कि HTTP और HTTPS, वर्ल्ड वाइड वेब, जो है ये क्या यूज कर रहा है? ये यूज करता है टीसीपी। एसएमटीपी और आईएमएप, ये क्या यूज करता है? ये यूज करता है टीसीपी। मगर जो ये एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में जो आप यूज करते हैं डोमेन नेम, इसके बाद ही लगेगा ना। आप एक लिखते हैं ना www.google.com, बैक एंड पे एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगा होता है, वो तो चलो कर रहा होता है टीसीपी, मगर जो डोमेन नेम सिस्टम है ये यूडीपी को यूज कर रहा होता है। अच्छा, मैंने खोला www. कोई भी न्यूज चैनल का लाइव न्यूज डॉट कॉम, sama.live.com, geo.live.com, जो भी मैंने खोला, ये जो मैंने डीएनएस को यूज किया, डब्ल्यू ये यूडीपी को यूज कर रहा है, मैंने एंटर किया, तो जो डाटा आगे जो मेरे पास आया है वो टीसीपी के थ्रू आया है। जो उसके कंटेंट है वेब पेज के, वो टीसीपी के थ्रू आए। अब मैंने वहां पर एक अदर लिंक को क्लिक किया जो कि लाइव न्यूज दिखाएगा, तो यूडीपी यूज कर रहा होगा। मैं किसी लिंक, उस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखूंगा, कोई क्लिप वहां पे रखा हो, कुछ और रखा हो, कोई क्लिप ऐसे किसी प्रोग्राम का, किसी चीज का जो कि रिकॉर्डेड है पुराना और वहां पे रिकॉर्ड हुआ हुआ रखा है, उसको मैं क्लिक करके देखूंगा, तो वो टीसीपी यूज कर रहा होगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग है। डाटा जाएगा, आएगा और चल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। मगर जब जब मैं लाइव चीजें देखूंगा तो क्या यूज करूंगा? मैं यूडीपी को यूज करूंगा, राइट? तो if it is important that all the data arrives and that it can be processed and its proper sequence, the TCP is the transport protocol. अगर आप ये चाहते हैं कि जितना भी डाटा है अराइव हुआ है वो प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर हो और तमाम चीजें हो, अगर डेवलपर ये बात चाहता है कि उसके एप्लीकेशन का हो, तो वो अपने लिए क्या यूज करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी का प्रोटोकॉल को यूज करेगा। और अगर वो चाहता है, लाइक स्काइप है, लाइक वीडियो वॉइस कॉलिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, स्काइप है, वेबएक्स है, गूगल मीट है, जूम है, व्हाट्सएप कॉलिंग है, गूगल मीट कॉलिंग है, लातादाद चीजें हैं, ये सब की सब लाइव कम्युनिकेशन के लिए क्या करेंगी? यूडीपी का प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ठीक? तो एक इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रोटोकॉल अच्छा है? आपसे पूछा जी ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होते हैं, आपने बता दिया टीसीपी और यूडीपी। इनमें से अच्छा कौन सा है, बेस्ट कौन सा है? तो बेसिकली जो लोग नहीं जानते हैं, तो वो बस अपनी जहन लगा के कि यार ये रिलायबल है और ये अनरिलायबल है, या बेस्ट एफर्ट है, तो बेहतर ये होगा कि यार रिलायबल वाला ही अच्छा होगा, जाहिर सी बात है। नहीं, इसका आंसर ये नहीं होता कि टीसीपी है क्योंकि वो रिलायबल है। इसका आंसर होता है इट डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिकेशन। ये आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्क की कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की कम्युनिकेशन चल रही है, उसके ऊपर आपकी ये चीज चल रही होती है। तो आप बताएंगे कि ये जब आप जवाब देंगे तो वो आपसे बात करेगा, ओके फाइन, इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब मुझे कम्युनिकेशन में रिक्वायरमेंट है एक्नॉलेजमेंट की, तो मैं टीसीपी यूज करूंगा। जब मुझे कम्युनिकेशन में रिक्वायरमेंट ही नहीं है एक्नॉलेजमेंट की, लाइव कम्युनिकेशन जानी है, तो फिर मैं यूडीपी को यूज करूंगा। अगर मैंने वहां पर यूडीपी की जगह टीसीपी यूज कर लिया, तो वो कम्युनिकेशन लाइव नहीं रहेगी, और जब कम्युनिकेशन एक लाइव जानी थी और वो लाइव नहीं रही, तो उसका मकसद ही फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया उसका मकसद। टीसीपी का ओवरव्यू ले लेते हैं। एस्टैब्लिश अ सेशन, ओके, इंश्योर रिलायबल डिलीवरी, प्रोवाइड सेम ऑर्डर डिलीवरी, और सपोर्ट फ्लो कंट्रोल। ये चारों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। भेजने से पहले, डाटा भेजने से पहले ये क्या करता है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, डिवाइस से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है।
इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसी ले लें। है तो बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल, लेकिन ले लें आप। एक बात है कि मुझे एक एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है, एग्जाम्पल बीच में गली है। एक 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 आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहां पर एक गली है, दो घर है यहाँ पर। एक घर में सपोज कर ले पानी नहीं आ रहा, तो वो दूसरे वाले सामने वाला जो बिल्कुल उसके अपोजिट जो घर है, उससे वो बोलता है कि जी पानी मुझे चाहिए। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक टीसीपी, अगर आप टीसीपी को यूज करते हैं तो सामने वाले घर से आप प्रॉपर पहले एक पाइप का कनेक्शन लेंगे, वो अपने जो भी आपका पास बर्तन है, जो भी कुछ है उसके अंदर आप रखेंगे, और फिर वहां से आप जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, कनेक्शन ओरिएंट की एग्जांपल दे रहा हूँ, जब वो पाइप का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो आपने जो है ना वहां से डाटा को ऑन किया, यानी कि पानी ऑन किया, यहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया। ओके। अब आते हैं, बात करते हैं यूडीपी पे। उन्होंने कहा नहीं पाइप पाइप तो कुछ नहीं है, मैं यहां से पानी फेंकूंगा बस, आपका बर्तन रखा हो ना रखा हो मुझे नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि उनकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। आपका तो एक जो भी कुछ आपका बकेट है वो एक रखा हुआ है, और वो वहां से बंदा फेंक रहा है बस, उसको नहीं पता वो बकेट रखा हुआ भी है नहीं रखा हुआ है, बस वो अपने घर के पास से वो उस बकेट में से पानी फेंक रहा है। अब वो कुछ आपकी बकेट में आ जाएगा, कुछ गिरेगा, कुछ आ जाएगा, कुछ गिरेगा। जो गिर गया उसका आप क्या कर सकते हैं? उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो आ गया वो आपने देख लिया, वो आपने यूटिलाइज भी कर लिया। तो ये एक बहुत, ये बिल्कुल सेट बैठती है ये एग्जाम्पल इसके ऊपर, ये कह लीजिए आप। तो ये कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना ये इसी तरह से है जैसे हम एक प्रॉपर कनेक्शन को नॉर्मली अपनी लाइफ के अंदर एस्टेब्लिश करते हैं। मतलब कहीं कहीं आपको टैप में पानी देना हो, कुछ भी करना हो। एक बात मैं आपको बताऊं, जिन मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन मेरे एक जमाने में जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो पहले ही सेमेस्टर में हमें टॉपिक मिल गया था। तो उसमें हमने इन साहब के ऊपर वो भी करी थी जिन्होंने ये सारे स्टैंडर्ड्स दिए हैं, नॉर और गेट, जितने भी ये लॉजिकल गेट्स हैं। और वो बहुत पहले से प्लम्बिंग का काम जानते थे, बेहतरीन पानी के कनेक्शंस देना, कैसे वाटर टैंक से कनेक्शन आपके टैप्स के अंदर आएगा, इस बात की सबसे बेस्ट नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज थी उनको। और उसको ही जहन में रखते हुए इन्होंने सारे गेट्स को बनाया है। ये हमने अपनी किताब में बकायदा इसको पढ़ा था, उनका नाम उन साहब का मैं भूल गया, उनके ऊपर हमें एक ऐसे भी लिखना के सबमिट कराना था। खैर एक काफी पुरानी बात हो गई इसलिए मेरे ध्यान में नहीं है, कभी होगा तो बताऊंगा खैर उनका नाम आपको। तो बेसिकली ये जो है ना बिल्कुल निजाम वैसे ही चल रहा है जैसे आपके घर के अंदर पानी का फ्लो चल रहा है, उसी तरह से चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आपके गेट्स की फ्लो होते हैं और उसी से इंस्पायर होकर आपके डाटा की कम्युनिकेशन भी चल रही होती है। तो बहुत कुछ मैचिंग में आपको मिलेगा यहाँ पर, जिस तरह से ये है बहुत कुछ आपको वहां पर इसी के हिसाब से मैचिंग के अंदर मिलेगा। तो इंश्योर्स रिलायबल डिलीवरी, आपके लिए रिलायबल डिलीवरी को इंश्योर करता है कि भाई एक एक्नॉलेजमेंट को जो है ना वो इंश्योर करता है। प्रोवाइड सेम ऑर्डर डिलीवरी, अगर ऑर्डर आगे पीछे हो जाए तो सेम ऑर्डर करके फिर आपको डिलीवरी प्रोवाइड करता है। और फ्लो कंट्रोल को सपोर्ट करता है, फ्लो किस तरह से चलेगा। तो एप्लीकेशन दैट यूज टीसीपी, आईपी के अंडर में आया टीसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, एसएसएफ, ये कुछ एक एप्लीकेशन है जो कि टीसीपी यूज करता है। ये यूडीपी का ओवरव्यू ले लेते हैं। यूडीपी फीचर इंक्लूड फॉलोइंग, डाटा इज रिकंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर दैट इट इज रिसीव्ड, जो कि आया डाटा वैसे रिकंस्ट्रक्ट होता है और कुछ भी नहीं आगे ये वो नहीं होगा, जैसे आया वैसे रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। एनी सेगमेंट डेट आर लॉस्ट आर नॉट रिसेंट, जो कि लॉस्ट हो जाते हैं वो रिसेंट ऑटोमेटिकली नहीं होते। देयर इज नो सेशन एस्टेब्लिशमेंट, कोई सेशन की एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। द सेंडिंग इज नॉट इन्फॉर्म अबाउट रिसोर्स अवेलेबिलिटी, सेंडर होना चाहिए था, सेंडर जो है वो इन्फॉर्म नहीं करता, ये मेजर ही नहीं करता कि आइदर डेस्टिनेशन पे कोई रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है भी या नहीं है, बस भेज देता है, बस जा रहा है। सही है जी, जो आ गया सुन लिया, जो ऑन हो गया उसने सुन लिया, जो नहीं ऑन हुआ वो बैठा रह गया। एप्लीकेशन दैट यूजेस यूडीपी, डीएससीपी, डीएनएस, एसएनएमपी, टीएफटीपी, वो डब्ल्यू वॉइस ओवर आईपी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक बात यहाँ पे हमने देखी कि जो डीएनएस है, ये जो डीएनएस है ये अच्छा यहाँ पे नहीं है, खैर चले छोड़े, हमने नहीं देखी, कोई बात नहीं देखी। खैर लाइव वीडियो एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ये जो है सबके सब इसकी एग्जांपल है। सिंपल रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई एप्लीकेशन, ये इसके एग्जांपल हैं, लाइक डीएनएस एंड डीएचसीपी। एप्लीकेशन दैट हैंडल रिलायबिलिटी देमसेल्व्स
unidirectional communication where flow control, error detection, acknowledgement and error recovery is not required. कोई भी इस टाइप की चीज, error detection, acknowledgement, फ्लो कंट्रोल ना रिक्वायर हो, इस टाइप की तमाम एप्लीकेशंस वो क्या यूज कर रही होती हैं, बैक एंड पे यूडीपी को यूज कर रही होती हैं, और कैन बी हैंडल्ड बाय द एप्लीकेशन। ये तमाम काम वो कह रहा है एप्लीकेशन खुद ही डील कर लेगी, वहीं पर के भी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जाम्पल इंक्लूड एसएनएमपी एंड टीएफटीपी। एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और टीएफटीपी ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों दोनों आई एम सॉरी यूडीपी को यूज करते हुए चलते हैं। तो पोर्ट नंबर हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे जो लॉजिकल पोर्ट नंबर यूज होते हैं, चाहे यूडीपी हो चाहे टीसीपी हो, दोनों के लिए लॉजिकल पोर्ट नंबर तो यूज होंगे। और टीसीपी एंड यूडीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज पोर्ट नंबर टू मैनेज मल्टीपल साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन। जो मल्टीपल साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन आपके पास चल रही है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए ये यूज कर रहा होता है। एक अदर सोर्स पोर्ट लगती है जो कि रैंडम है, मैंने अभी आपको नेट स्टेट NETSTAT बोले तो मैं चैट में लिख भी देता हूँ, NETSTAT नेट स्टेट की कमांड अगर आप चलाएंगे तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो ये आपको आपकी डिवाइस के स्टेब्लिश पोर्ट्स नंबर दिखा देगा, सारी के सारी, राइट, सबके सब दिखा देगा। तो जो सॉकेट पेयर क्या कहलाता है, किसी ने मुझसे शुरू में बहुत ही सवाल पूछा था, तो मैंने कहा था ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है। तो जब आपके पोर्ट, जैसे कहते हैं एक पैकेट बन रहा था, यूजर का डाटा था, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन डाटा, ये आया, ये एक डाटा आया, ये जब डाटा आ गया तो डाटा के ऊपर लगा डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट, फिर आगे बढ़ा, यहां बन गए सेगमेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बन गया। यहाँ डाटा के साथ क्या लग गया, सेगमेंट। फिर क्या लगा, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी, तो ये बन गया पैकेट। फिर ये लगा डेस्टिनेशन मैक, सोर्स, डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक, और ट्रेलर लगा, तो ये बन गया फ्रेम। ओके, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं सिर्फ और सिर्फ, अगर कभी मुझे कहीं रिप्रेजेंट करना हो, सॉकेट किसे कहते हैं, तो वो ये इस दो पोर्शन को, जब आपके डाटा पे ये लग जाए, आईपी और ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि इंटरनेट के ऊपर अमूमन हम सॉकेट के ऊपर ही डील डील कर रहे होते हैं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। मैक एड्रेस जब इन्वॉल्व होता है, जब हम लोकली सिग्निफिकेंट होते हैं, लोकली हम चीजों को देख रहे होते हैं, नेटवर्क लेयर के ऊपर लोकली क्या हुआ है, और लॉजिकली जब हम देख रहे होते हैं, तो ये दो चीजें, यानी कि दो चीजें क्या कहलाती हैं, सॉकेट कहलाती हैं। तो आप देखिए कि यहां से डाटा एफटीपी के कनेक्शन गया, तो सोर्स पोर्ट क्या लगी है, कुछ भी रैंडम लगी है, 1305 लगी है, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लगी है, 21 लगी है। लेकिन जब डाटा यहां से किसका जा रहा है, वेब का जा रहा है, सब कुछ वही रहा, मगर ये सोर्स पोर्ट कुछ और लग गई, डेस्टिनेशन में 80 आ गया। सिंपल इज दैट। तो खुद ब खुद ये समझ जाएंगे कि ये डाटा वेब का है, और ये इस पर्टिकुलर टैब से निकल कर आया है। मैं एक और टैब खोलूंगा, उसका नंबर हो जाएगा 1100 एग्जाम्पल, या कुछ भी 1280, कुछ भी हो सकता है, या 143750, सॉरी 14370, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैंडम नंबर। सोर्स पोर्ट मेरी पीसी अलॉट करता है, तो वो कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, कोई इशू नहीं। मगर जो डेस्टिनेशन पोर्ट होती है, वो लाजमी किसी ना किसी स्पेसिफिक सर्विसेज की होती है। तो वो सर्विसेज 1024 है जो कि दुनिया में चल रही है। हम उनमें से कुछ एक यूज करते हैं, वो भी आपको बताएंगे, जो हम मेजोरिटी ऑफ टाइम हमारे इस्तेमाल में रहती हैं। बाकी बैकएंड पे बहुत सारी चीजों के लिए, तो उनके लिए रजिस्टर्ड पोर्ट, मतलब रजिस्टर्ड करना, जो वेल नोन पोर्ट्स है वो फिक्स्ड है, वो नंबर आपका कभी भी आपका पीसी अलॉट नहीं करेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सोर्स में भी वही पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन में भी वही पोर्ट नंबर, तो वो कभी भी आपको अलॉट नहीं करता वो इस तरह से। ओके, तो वेल नोन पोर्ट 0 से लेके 1023 तक है, यानी कि 1024 टोटल पोर्ट्स हैं। और रजिस्टर्ड पोर्ट, ये कौन सी पोर्ट है भाई, व्हाट्सएप बना, स्काइप बना, बहुत सारी एप्लीकेशंस बनती हैं वीडियो और वॉइस के लिए, और कोई भी नेट पे काम के लिए, किसी भी चीज के लिए जहाँ पे आना है, लोगों को काम करना है, लेके जाना है, तो वो अपने लिए कुछ पोर्ट्स को रजिस्टर्ड करती हैं। अब वो वेल नोन में से तो नहीं हो सकती, ये तो निजाम चला रहा है ना, वेल नोन तो पूरा एक सिस्टम चला रहा है, वो तो ऑथराइज्ड, मतलब फिक्स्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, वो सर्विसेज में वो पोर्ट्स को यूज कर रहे हैं और तमाम चीजें। तो ये 1024 पोर्ट्स हैं जो कि, तो इनमें से तो अलॉटमेंट होती नहीं है। तो ये 1024 में से 49151 तक रजिस्टर्ड पोर्ट के लिए रिजर्व है, यानी कि इसमें से भी आपका पीसी अलॉट कर सकता है, खैर, लेकिन इनमें से क्या होता है, कुछ पोर्ट्स रजिस्टर्ड पोर्ट होती हैं। वैसे वो क्या, मैं गया, अब मैंने कोई सर्विसेज लेनी है, कुछ करना है, मैं कोई वर्ल्ड वाइड पे ऊपर जा रहा हूँ, तो जैसे मैं पब्लिक आईपी को खरीदता हूँ, ऐसे मुझे एक रजिस्टर्ड पोर्ट को भी क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, मुझे उसके लिए एक अदद पेमेंट करनी पड़ेगी, लेके जाना पड़ेगा, राइट। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहा है कि रेडियस सर्वर के लिए, ये एक ट्रिपल ए का सर्वर है सिस्को का,
अगर आप इसको ऑनलाइन यूज करते हैं रेडियस सर्वर को, या वैसे भी ऑफलाइन भी अपने पास आपने लगाया हुआ है। अब रेडियस सर्वर क्या होता है? रिमोट एक्सेस डायल इन यूजर सर्विसेज। पूरा फॉर्म इसका क्या है? रिमोट एक्सेस डायल इन यूजर सर्विसेज। ये क्या है? बात ये है, बहुत खैर आगे की बात है, लेकिन एक छोटी सी अब नाम आ गया है, यहाँ पे एक बात बता देते हैं। मैंने आपको सिखाया कि कैसे यूजर नेम एसएसएच की लैब कराई, तो हमने डिवाइस पे यूजर नेम सेट करा, उसका पासवर्ड सेट करा। सपोज कर लें आपके पास स्विच लगे हुए हैं, और उन स्विचेस, बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं, कोई 150 स्विच लगे हुए हैं, तो आपको हर एक डिवाइस पे जाके ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। कल को यूजर चेंज करना पड़ जाए तो एक और मुसीबत। सपोज कर लें कि वो हो गया, कोई मसला हो गया, तो फिर आपको जाके हर डिवाइस पे उस यूजर को हटाना है और फिर दोबारा लगाना है। तो उससे बचने के लिए हम एक सिंगल सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन को यूज करते हैं। तो उसमें ये होता है, रेडियस सर्वर बन जाता है और एक टेकेक्स सर्वर बनता है। टेकेक्स सर्वर जो है वो सिस्को का प्रोप्राइटरी होता है, रेडियस सर्वर जो है वो ओपन स्टैंडर्ड है। दोनों में काफी फर्क है। टेकेक्स ज्यादा सिक्योर है मगर हैवी है। रेडियस उससे कम सिक्योर बहुत है, उससे कम सिक्योर है मगर लाइटर है एज कंपेयर टू टेकेक्स। खैर, तो अब उस सर्वर पे मैं सारे यूजर नेम इन डिवाइसेस के बता दूंगा, और एक बार अपनी डिवाइसेस को इसका पता दे दूंगा कि लॉगिन करने के लिए ना क्रेडेंशियल्स यहाँ से लेना, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से लेना। सही है भाई? तो क्या होता है जनाब आली कि हम फिर हमें कोई यूजर कभी चेंज करना हो, कभी कोई ऐड करना हो, कोई नया बंदा आया है नेटवर्क में, उसका यूजर ऐड करना है, कुछ भी करना है, पासवर्ड रीसेट करना है, वो सब रेडियस पे एक बार करेंगे, सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसमें क्या होता है कि अगर रेडियस नहीं चल रहा था तो उससे जमाना कदीम में पहले हम क्या करते थे कि फिर सब डिवाइसेस पे जाके हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती थी। तो सिंगल साइन इन और बहुत सारे इसके फवाइद हैं, बहुत सारी चीजें। खैर, तो प्राइवेट और डायनेमिक पोर्ट हमारे पास क्या आती है? तो ये जो रेडियस है ये 1812 यूज करता है, सिंपल एज दैट। ये 1812 ये फिक्स्ड है, रजिस्टर्ड पोर्ट है इसकी, ये कोई भी और पीसी यूज नहीं करेगा। तो रजिस्टर्ड पोर्ट्स होती हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं आपके पीसी पे, और फिर आपका पीसी उन पोर्ट से डील नहीं करता, सोर्स पोर्ट में वो पोर्ट नहीं लगाता। तो प्राइवेट एंड और डायनामिक पोर्ट्स क्या होती है? 49152 और 65535 तक आपकी होती हैं, अमूमन इन्हीं में से असाइन हो रहा होता है जो कि आपका पीसी। द क्लाइंट ओएस यूजुअली असाइन पोर्ट नंबर डायनामिकली व्हेन द कनेक्शन टू अ सर्विस इज आइडेंटिफाइड। अब उसको कोई वो बीच इस इनमें से भी कोई ले सकता है, अगर देख ले कि वो फ्री है तो। फ्री है तो देख के दे देगा, अदरवाइज उसको वो, वरना इन्हीं में से वो आपको अलॉट करता है। तो ये कुछ पोर्ट नंबर है जो कि अमूमन हम हुर्फ आम में यूज कर रहे होते हैं। 20 पोर्ट नंबर टीसीपी की है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए, एफटीपी के लिए। 21 बिट पोर्ट नंबर एफटीपी की है, एक में डाटा लिखा है, एक में कंट्रोल लिखा है। तो जब आप कमांड लिखते हैं ना एफटीपी की, तो ये पोर्ट यूज होती है 21 टीसीपी की। जब उस कमांड के नतीजे में जो रिजल्ट आता है, डाटा जो आता है, जो आपने कमांड लिखी, भाई आपने लिखा कॉपी कर दो ये फलान, लिख दो एंटर, तो वो कॉपी जो हो रहा है ना, डाटा आ जा रहा है, वो 20 पोर्ट यूज करेगा। कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए पोर्ट नंबर 21 यूज होती है, और ये डाटा के लिए 22 टीसीपी की है, सिक्योर शेल की। टेलनेट के लिए 23 है, और 25 पोर्ट नंबर एसएमटीपी की, मशहूर जमाना सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल रिसीव करने के लिए। और 110 होती है पॉप थ्री की, मेरे, हाँ ये देखें 110 है पॉप थ्री की, मेल को सेंड करने के लिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की जो है ये पॉप थ्री है। आई मैप की 143 है, यूडीपी और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट यूडीपी की 161 है। ला तादाद आपके पास वहां पे भी होंगी, आपके पोर्टल के ऊपर भी होंगी, ये चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं, और जब आप दिल चाहे तो नेट से भी देख सकते हैं। लेकिन अच्छा होता है कि भी इंटरव्यू पे जाएं तो इसको याद करके जाएं, क्योंकि वो रैंडमली आपसे पूछे थे डायनेमिक डीएचसीपी कौन सी पोर्ट यूज करता है। तो भाई सर्वर जो है वो 67 यूज करता है, क्लाइंट 68 यूज करता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो 68 पोर्ट नंबर से करेगा, जब सर्वर होगा तो 67 पोर्ट से रिस्पॉन्ड करेगा। तो नेट सेट की कमांड से आप ये तमाम कनेक्शंस को देख सकते हैं, टीसीपी के जो पोज होते हैं मेजर सिक्योरिटी। अच्छा, अनएक्सप्लेन टीसीपी कनेक्शंस कैन पोज अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट। जो कि अनएक्सप्लेन है ना, मतलब कि वो मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है। क्यों? एस्टेब्लिश्ड ही नहीं हुए, ओपन पड़े हुए, क्यों भाई? क्यों, क्या वजह है, कहाँ से ओपन पड़े हुए, क्यों ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाए? तो उनको देख के हमें उन्हें वेरीफाई करना चाहिए, और उनको फिर मैनुअली क्लोज कर देना चाहिए उन कनेक्शंस को, राइट? तो टीसीपी की कम्युनिकेशन अब हम देख लेते हैं कि टीसीपी किस तरह से कम्युनिकेट करता है। इनिशियल क्लाइंट रिक्वेस्ट, इन द इनिशिएटिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट अ क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन सेशन विद द सर्वर। इसने सिंग भेजा, इसने सिंग प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजी
सपोज कर लें सीक्वेंस नंबर 300 था, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस 100 था, CTL जो था क्लाइंट का, जो यहाँ पे पैकेट था वो क्या है, सेन था। तो अब इसने क्या किया, सीक्वेंस नंबर जो है वो 300 भेजा, एक्नॉलेजमेंट नंबर 101 भेजा, और CTL जो है वो सिन यानी कि एक्नॉलेजमेंट सिन कॉमा एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। अब ये इसको जो वापस भेजेगा तो सीक्वेंस 101 एक्नॉलेजमेंट 301 यानी कि इसके एक ऐड ऑन करके और फिर ये आगे भेजता चला जाता है। अगर कुछ मिसिंग होगा तो फिर इसके अंदर ये इसको वापस भेजेगा। यप 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 ऑलवेज ऑलवेज जो है जावेद हुसैन TCP के अंदर जो है वो हैंडशेक होता है। इनकी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश ही हैंडशेक से होती है, अदरवाइज नहीं होती TCP की। कहा ना कनेक्शन ओरिएंट करेगा, कनेक्शन ओरिएंट करेगा तो हैंडशेक करेगा, अदरवाइज नहीं होगी, कनेक्शन लेस नहीं करता। तो अगर यहाँ पे आ जाए आगे तो व्हेन द क्लाइंट हैज नो मोर डाटा तो वो फिन भेज देगा, सिंपल इज दैट। क्या भेज देगा, फिन को भेज देगा, यानी कि फाइनलाइज हो गई हमारी अब और कुछ भी नहीं है। तो उस फिन की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी और खत्म हो जाएगी बात। यही है जी। तो रिलायबिलिटी एंड फ्लो कंट्रोल इसको देख लेते हैं और आगे चल के आपको इसमें और समझ में आ जाएगा। TCP देखें गारंटी करता है, यहां से ये देखिएगा भाई मैंने पढ़ तो लिया है, सही है। यहां से ये देखेगा 1 1 2 3 4 5 6 7 ये था डाटा, ये आ गया। यहाँ क्या हुआ भाई मेरे, ये हुआ 1 पहुंच गया, 2 पहुंच गया, 3 मिस हो गया, 6 पहुंच गया, फिर 5 पहुंचा, फिर 4 पहुंचा, फिर 3 पहुंचा, इस तरह से पहुंचा डाटा। तो TCP में ये इसको रीअसेंबल करेगा, 1 2 3 4 5 6 क्या करेगा, इसको रीअसेंबल करेगा, राइट, इस तरह से है। तो अब क्या सिलसिला होता है, उसी के बाद फिर आपको ये दिखाएगा, अदरवाइज ये नहीं 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 दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, नो मैटर हाउ वेल डिजाइन अ नेटवर्क इज डाटा लॉस ओकेजनली अकर, जितना भी आपका वेल डिजाइंड और नेटवर्क, डाटा लॉस जो है वो लाजमी अकर होता है, लाजमी है। TCP प्रोवाइड मेथड्स ऑफ मैनेजिंग दिस सेगमेंट लॉस, कुछ इसके अपने हैं जो कि कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू ये मैनेज करता है डाटा लॉस को। अब सपोज करें 1 2 पहुंच गया, B से बात कर रहा है, सेगमेंट 1 और 2 पहुंच गया, 3 4 नहीं पहुंचा, 5 6 7 8 9 10 पहुंच गया। बात ये है कि ये क्या करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट जो भेजेगा, ये भेजेगा एक्नॉलेजमेंट 3 से, क्योंकि इसको 3 नहीं मिला। तो अब उसमें क्या मसला है, मसला ये आया कि 5 से लेके 10 तक डुप्लीकेट सेगमेंट जा रहे हैं, बैंडविड्थ जाया हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास आजकल के दौर में जो मैकेनिज्म चलता है, शुरू में होता था ये, आजकल के दौर में जो उसको हम सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट है, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट ये रहा। अब बात ये क्या करेगा, इस तरह से करेगा कि ये 1 2 गया, वही वाला सिनेरियो, 3 4 गायब हो गया, बाकी सब चलेगा। तो ये बोलेगा भाई एक्नॉलेजमेंट 3, मगर सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट 5 से 10 तक की है। इसका मतलब है कि 3 और 4 नहीं आया, 3 से 4 भेजना, उसके बाद फिर 5 से 10 मत भेजना, उसके बाद वाला भेजना। तो अब क्या करेगा ये, 11 और 12 भेजने के बाद 13 की इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, 11 और 12 रिसीव होने के बाद 13 की अब मुझे भेजो। अच्छा, ये जो नंबर भेजता है तो नाम एक्नॉलेजमेंट का, तो एक्नॉलेजमेंट में ये होता है हाँ मुझे मिल गया, हम हाँ बोलते हैं। यहाँ उन्होंने थोड़ा सा इसको एडवांस कर दिया, ये एक्नॉलेजमेंट में भेजता है अगला पैकेट लिख के। 12 तक रिसीव हो गए, 12 ही भेजे थे, 12 तक रिसीव होगा एग्जाम्पल, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 13, तो वो मैच करेगा, मैंने लास्ट क्या नंबर भेजा था 12, अब ये क्या भेज रहा है 13, ओके फाइन जाने दो। अगर ये भेजता है 11, क्योंकि अगर मैंने क्या भेजा था 12, ये भेज रहा है 11, इसका मतलब है कि कोई पैकेट बीच में मिस है। अब क्या करो, 12 दोबारा भेजो, जैसे यहाँ पे हुआ, फिर सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, 3 4 मिस है, तो इसने एक भेजी एक्नॉलेजमेंट 3 और सेक भेजा, किसका, सेक एक्नॉलेजमेंट यानी कि सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट भेजी 5 से 10 तक की। तो सेलेक्टिव में जो होते हैं वो पैकेट छोड़ दिए जाते हैं, वो दोबारा नहीं भेजे जाते, इसका मतलब वो रिसीव हो चुके हैं, वो रिसीव हो चुके हैं। हाँ, एक्नॉलेजमेंट जो है ना वहां से भेजो दोबारा, तो वो क्या करेगा, 3 भेज देगा, इन सबको छोड़ देगा और फिर बाकी आगे कंटिन्यू कर देगा। तो उसे 3 भेजा, 4 भेजा, और फिर 11 और 12 भेजा, 13 की सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, 13 की एक्नॉलेजमेंट भेज दी।
तो ये मैकेनिज्म है, इस तरह से बाइट्स का विंडो का साइज आपका लेके चल रहा होता है। विंडो साइज तो आगे आएगा, इस तरह से चल रहा होता है। विंडो साइज ये है। टीसीपी आल्सो प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर फ्लो कंट्रोल एज फ्लोज। तो फ्लो कंट्रोल इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट द डेस्टिनेशन कैन रिसीव एंड प्रोसेस रिलायबली। फ्लो कंट्रोल क्या है? कि वो अमाउंट ऑफ डाटा जो कि डेस्टिनेशन आपसे रिसीव करे और प्रॉपरली रिलायबली उसको प्रोसेस करने के काबिल हो। तो सपोज कर लें कि एमएमएस क्या होता है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज हमारा जो है वो क्या है, वो ड्यूरिंग द विंडो सेशन ए बी से बात कर रहा है, तो जो है वो क्या हुआ, ड्यूरिंग 3 वे हैंडशेक विंडो साइज 10,000 और एमएसएस इज 1460, ये सेंड हुआ 10,000 और 146 सीक्वेंस नंबर 1460 गया, यानी कि विंडो साइज है 10,000 मगर ये 1460 की बाइट्स गई, रिसीव्ड हो गई। अब ये बाइट्स जब गई तो फिर 1461 की बाइट्स गई, रिसीव हो गई, और 2920 तक जो है वो 2920 तक जो, यानी कि 146 का चला था, मगर अब जो टोटल रिसीव हो गया है वो क्या हो गया, 2920 रिसीव हो चुका है, राइट। तो 2921 गया। अब देखें कि सेंड विंडो साइज, ये कहेगा भाई विंडो साइज अपना बढ़ाओ, मैं जो ना यहाँ सक्सेसफुल दो इस विंडो साइज पे, ये दो मैं बाइट्स भेज चुका हूं इतनी 1460, बढ़ाओ। इसने एक रिक्वेस्ट करी कि विंडो साइज क्या कर दो, विंडो साइज 1290 कर दो। यहां से गई एक्नॉलेजमेंट 2921 सक्सेसफुली हो गया, ये 10,000 में प्लस हुआ और ये यहाँ पर आ गया कि विंडो साइज भी अब ये कर दो। इन्होंने फिर डाटा भेजा और कुछ गया। अब ये विंडो साइज देखें, जैसे जैसे सक्सेसफुली डाटा जाता जा रहा है तो वैसे वैसे विंडो साइज वो वहां पर इंक्रीजिंग का भेजता चला जा रहा है। अच्छा, मैं भेजता हूं, रिसीविंग एंड मुझे अपना विंडो साइज भेजता है, मेरे पास इतनी कैपेसिटी हो गई, मेरे पास इतनी कैपेसिटी हो गई, राइट। अब होगा क्या आगे, अगर आगे की है या नहीं, आगे क्या होता है, सपोज कर लें कि विंडो साइज हुआ लेस किसी भी वजह से, यहाँ पे कोई डाटा चला गया लॉस में, भेजे थे 1460 बाइट लेकिन रिसीव हुए 1400 बाइट, 1400 बाइट। ये फौरन क्या कहेगा, सम को लेस करेगा और कहेगा विंडो साइज को श्रिंक करो। अब रिसीविंग एंड इसको मैसेज देगा विंडो साइज क्या करो, शेयरिंग करो, तो ये आपका फौरन बैंडविड्थ वापस नीचे आना शुरू हो जाती है, राइट। इसी तरह से वापस अप नीचे अप, ऐसे सक्सेसफुल चल रहा है विंडो साइज बढ़ेगा तो पैकेट्स भी ज्यादा ज्यादा जाएंगे, सक्सेसफुल जाते चले जा रहे हैं, विंडो साइज बढ़ता जा रहा है। और जब आपका कम होगा, कहीं वहां पे चोकिंग आएगी, डाटा लॉस होगा, तो विंडो साइज नीचे आता चला जाएगा। ऐसे ये काम चल रहा होता है। तो यूडीपी की कम्युनिकेशन, यूडीपी डज नॉट एस्टैब्लिश a connection. UDP provide low overhead data transport because it has a smaller datagram header and no network management traffic. कोई नेटवर्क की मैनेजमेंट का ट्रैफिक नहीं होता, कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं भेजनी तो मैनेजमेंट क्या, सेगमेंटेशन नहीं करनी तो क्या, कुछ भी नहीं, रीअसेंबल ही नहीं करना है, सेगमेंट तो करना है, रीअसेंबल नहीं करना है तो क्या, कुछ भी नहीं करना है, और लेसर के ऊपर तमाम कम्युनिकेशन करा देनी, लेसर से लेसर के ऊपर। तो आपको यहाँ दिखने को मिलेगा कि ये रीअसेंबल नहीं करता। 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 मिस हुआ, मिस हो गया भाई, 6 आया, फिर 5 रिसीव हुआ, फिर 4 रिसीव, कोई बात नहीं। वैसे लाइव कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता, हमेशा नंबर आगे बढ़ता ही रहता है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन में बैक एंड का डिले पैकेट आया। डिले पैकेट कैसे आया, मेन जो प्रॉपर लिंक था आपका राउटर लोड बैलेंसिंग के साथ, हाँ लोड बैलेंसिंग को यूज कर रहा था, तो एक जगह जाने के मल्टीपल लिंक्स थे उसके पास, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है, एक जगह जाए। अब ये जो लिंक था, सपोज कर लें कि इधर 1G का लिंक था, 1 गीगा बिट का, ये और ये भी क्या था, 1G का लिंक था, ये जी अजीब सा बना है, बस 1G का लिंक था। और ये था ये वाले जो लिंक थे ये 100M के लिंक थे, सही है, ये भी 100M का लिंक था, सही है भाई। तो ये 1 गिग, ये 14 लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया ये जी है, बस जी समझ लें इसको, 1 ऐसे करते थे जी, 1 गिग का लिंक था, सही, ये वाला और ये वाला। तो भाई बात ये है कि यहाँ से डाटा फास्ट जाएगा, यहाँ से डाटा कम जाएगा, तो कुछ पैकेट यहाँ से, एक टाइम आएगा कि ये डाटा भर गया, यहाँ से जब जा रहा था तो उसने फौरन अपना बैकअप लिंक यूज किया। अब वो यहाँ से चला है पैकेट, वो अपनी स्पीड पे जा रहा है, इतने में यहाँ पे ये थोड़ा सा फारिग हो गया, तो उसने और पैकेट्स यहाँ से भेज दिए। सपोज कर लें कि 1 2 3 3 तो बेचारा मिस हो गया था, और फिर 4 5 6 गए, तो 6 जो है वो 4 4 5 का बारी थी ना, 4 5 को यहाँ से भेजा और 6 को यहाँ से भेज दिया। 6 पहले रिसीव हो गया, सही है, 5 उसके बाद रिसीव हुआ, फिर जो बेचारा यहाँ से था, फिर 4 रिसीव हुआ, कुछ भी था स्लो आ रहा था, वो रिसीव हो गए। तो ये ऑर्डर भी चेंज नहीं करता कुछ भी चेंज नहीं करता,
बस ये जैसा आया वैसा दिखा देगा। अच्छा, ये दूसरी टाइप की कम्युनिकेशन कुछ और हो तो उसमें ही चलता है। ये जो मेरी कम्युनिकेशन चल रही है ना इस वक्त, इसमें हमेशा डाटा इंक्रीमेंट के ऊपर ही जाएगा। क्या करेगा? इंक्रीमेंट, ये नंबर इंक्रीमेंटेड ही रहेगा। ये नहीं होगा कि मैंने जो भी 5 मिनट पहले बात बोली थी वो अब आपको एकदम दिख रही हो, ऐसा नहीं होता। तो टाइमर भी देख के बाद डाटा को डिस्कार्ड कर देता है। अब वो गायब हो गई थी या नहीं आ रही, जाने दे। अभी तो इस वक्त जो फ्रेम का ऑर्डर चल रहा है उसी के हिसाब से इसको आगे बढ़ाओ, आगे निकालते चले जाओ। राइट? तो ये सिलसिला इनका यहाँ पे चल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। सवाल पूछूंगा तो टाइम निकल जाएगा, आप लोग कुछ बोलते तो है नहीं। तो बेहतर ये है कि मैं दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाऊं और मैं यहाँ पे इसकी बात कर लूं। यहाँ पेड कोर्सेज, शिष्यन लेक्चरर आ गया 15। एप्लीकेशन लेयर, हमारे पास क्या है कि एप्लीकेशन लेयर को भी हम आज पढ़ लेते हैं। ये हमारा मॉड्यूल 15 है। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या है कि मैं एट द एंड आप लोगों से एक ही साथ पूछ लूंगा। जवाब आप में से बहुत रेयर आता है। अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे एक साथ ही दोनों की बता दीजिएगा। है। सो एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि हम सबको पता है कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन को टीसीपी रेफरेंस मॉडल में, टीसीपी का जो मॉडल है उसमें हम एक ही एप्लीकेशन लेयर काउंट करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन क्या है? ये डाटा फॉर्म करती है। और द अपर थ्री लेयर्स ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल, तीन जो है, डिफाइन फंक्शन ऑफ द टीसीपी आईपी एप्लीकेशन लेयर। टीसीपी/आईपी के मॉडल की एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस, ये तीन लेयर डिफाइन करती है। यहाँ पे यानी कि इन तीन लेयर्स को जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल की थी, मर्ज कर दिया गया इसके अंदर। राइट? तो द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड द इंटरफेस between the application used to communicate and the underlying network over which messages are transmitted. ओके। तो वो अंडरलिंक जो भी नेटवर्क आपका चल रहा है उसके ऊपर किस तरह से मैसेज ट्रांसफर होगा, कैसे जाएगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डील हो रही होती है। इनके प्रोटोकॉल्स में डोमेन नेम आ जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, एचटीटीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, एसएमटीपी, पॉप, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे डील कर रहे होते हैं। और सम ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन जो प्रोटोकॉल है वो कौन कौन से हैं? बता दिए कि वो एचटीटीपी, एचटीटीपीएस भी है, एफटीपी, टीएफटीपी, आईमैप और डीएनएस, और भी बहुत सारे हैं। तो वो हम उनको डील करें। तो प्रेजेंटेशन लेयर हैज थ्री प्राइमरी फंक्शन। वैसे तो मैं बता चुका हूं आपको, या फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटिंग डाटा एट द सोर्स डिवाइस इनटू अ कंपैटिबल फॉर्मेट फॉर रिसीव्ड बाय द डेस्टिनेशन डिवाइस। जो आपने रिक्वेस्ट करा है डाटा, उसके हिसाब से फॉर्मेट आपका है नहीं है ये चेक करना, उसको प्रॉपर इनकोड करना, उसको डिकोड करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, ये चीजें देखना। मतलब डाटा की प्रेजेंटेशन के हवाले से जो भी कुछ हो सकता है। तो मुख्तलिफ टाइप के जो है ना इनके पास एक्सटेंशन या प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहे होते हैं। मेट, रोस्कोवा वीडियो, एम के वी, एम पी जी, एम ओ वी, जी आई एफ, जेपीजी, पीएनजी, ये सब वीडियो और पिक्चर के इन्होंने आपको दे दी। और भी टेक्स्ट के जो भी कुछ है वो फॉर्मेट यहाँ पे डिफाइंड होते हैं। वो फॉन्ट आपके पास चल रहा है नहीं चल रहा, तो उसी हिसाब से वो डील करेगा। कोई फॉन्ट ना हो तो इसका भी रूल डिफाइंड होता है कि उसको किस फॉन्ट के अंदर आपको दिखाना है। तो compressing data in a way that can be decompressed by the destination, ऐसे डाटा को कंप्रेस करना कि वो डेस्टिनेशन के पास क्या हो, डीकंप्रेस हो जाए। आपके पास से तो देखिए सिर्फ रिक्वेस्ट जाती है। इस सारे काम क्या कर रहा है बता रहे हैं, जब ये एप्लीकेशन का सर्वर रिप्लाई करेगा जहां पे आपने भेजा है, जब वो रिप्लाई करेगा तो ऐसे फॉर्म में उसको कंप्रेस करना कि वो डेस्टिनेशन एंड पे क्या हो, डीकंप्रेस हो जाए। इनक्रिप्टिंग डाटा फॉर ट्रांसमिशन एंड डिक्रिप्टिंग डाटा अपॉन रिसीव्ड, जब आपका डाटा भेजा जाए तो इनक्रिप्ट हो और जब रिसीव हो तो डिक्रिप्ट हो। ये इंक्रिप्शन की डिक्रिप्शन करना, ये भी आपका फॉर्मेट सेट होता है। तो जो वेब ब्राउजर के जो अपडेट्स होते हैं ना वो यही होते हैं। यही सारे स्टैंडर्ड्स कंप्रेसिंग के, इंक्रिप्शन के, ये फॉर्मेट्स के, यही सब चीजें अपडेट हो रही होती हैं और कुछ भी नहीं। कि अब भाई ये आएगा, ये भी इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, इस तरह से भी डिकम्प्रेस हो सकता है, इस बिट इतनी बिट में भी हो सकता है, वो सब चीजें अपडेट हो रही होती हैं। तो the session layer function, it creates and maintain dialogues between source and destination application. ये डायलॉग सेशन जो है वो क्या करती है, बनाती है। डायलॉग से बनाती है, सेशंस बनाएगी। ओके। इट हैंडल्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू इनिशिएट डायलॉग, keep them active, and to restart session that are disrupted or idle for the long period of time.
कोई इंटरप्ट हो जाए, एक तो सेशन को क्रिएट करना, सेशन को मैनेज करना और सेशन को रीएक्टिव करना। किन सेशंस को? जो कि डिस्टर्ब हो गए हो या बहुत देर तक लॉन्ग टाइम पीरियड तक आइडल हो, तो उनको क्या करना? वापस री इनिशिएट करना। अब वो चाहे नए नंबर के साथ करे या उन्हीं को री इनिशिएट करे, इट डिपेंड्स अपॉन क्या करता है क्या नहीं करता। सो टीसीपी एप्लीकेशन जो लेयर प्रोटोकॉल है, तो उसके अंदर हमारे पास ये डोमेन नेम, आपको पता है क्या करता है कि डोमेन नेम टीसीपी की और यूडीपी की ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, अगर एप्लीकेशन लेयर पे ये प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो क्लाइंट 53 यूज करेगा। सही है जी। ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू अ cisco.com इनटू आईपी एड्रेस, ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को, यानी कि cisco.com को, इनको आईपी एड्रेस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डीएचसीपी भी मैं आपको बता चुका हूँ, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसकी लैब भी करके दिखा चुका हूँ। राइट, छोटी मोटी लैब, वो छोटी सी थी, वो आपके लेवल की नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने करके दिखा दी। मतलब आपके लेवल से मुराद, बहुत लेसर लेवल की लैब थी, आपका लेवल माशाल्लाह बहुत हाई है। ये एनपी नहीं, बहुत छोटे मोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। नेटवर्क एसेंशियल्स हो गया उधर की, सर्वर लगा दिया, उससे डीएचसीपी। आपकी तो लैब होगी कि राउटर को एक्ट कराना है एज अ डीएचसीपी। अब क्या करोगे, कैसे बनाओगे उसको डीएचसीपी? राउटर जो इंटरप्राइज लेवल का राउटर है, उसको एक्ट कराना है एज अ डीएचसीपी तुम्हारी कंपनी में, तो वो हम सेकंड मॉड्यूल में करेंगे। वो आपके कैलिबर की लैब होगी। ये जो भी मैंने कराई है, ये सिर्फ डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको कराई है। ये आपके कैलिबर मतलब सीसीएन लेवल की वो लैब नहीं, वो बहुत बचकाना लैब है। राइट। सो वेब प्रोटोकॉल है, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, वो टीसीपी का 80 या 8080 को यूज करता है। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, साउंड, अ सेट ऑफ रूल्स, अ कोड ऑफ, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, व्हाटएवर, जो भी ऐसा कोड आपने कोई लिखा हुआ हो जो कि एक्सचेंज करे टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस एंड वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि ये मशहूर जमाना है कि HTTP यूज होगा इन सबको दिखाने के लिए। आपका जो वेब पेज दिख रहा होता है बेसिकली, अब इसके लातादार टूल्स हैं, बहुत सारी हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, आप उसके ऊपर बनाते हो। बैक एंड पे प्रोटोकॉल बेसिकली यही यूज हो रहा होता है जो कि उनको डील कर रहा होता है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेसेस आर कंसीडर्ड टू बी इन द एप्लीकेशन लेयर। जो क्लाइंट और सर्वर के प्रोसेसेस होते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली कंसीडर किए जाते हैं या डील कर रहे होते हैं। In the client server model, the device requests the information is called a client and the device responding to the request is called a server. बड़ी अहम बात बताइए खैर, कि जो बंदा यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा होता है या जो कर रहा होता है, वो क्लाइंट कहलाता है, और जो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा होता है, वो सर्वर कहलाता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो जो एप्लीकेशन लेयर है, ये इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट और सर्वर के बीच का जो रिस्पॉन्स है, बेसिकली ये डील कर रही होती है एप्लीकेशन लेयर। क्या कर रही होती है? ये डील कर रही होती है किस प्रोटोकॉल से क्या कभी ये फाइल मांग रहा है, कभी ये पिक्चर मांग रहा है, कभी जो भी कुछ मांग रहा है, तो इसको उसको पहुंचाना है, तो ये एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे डील कर रही होती है। तो उस किस फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट्स प्रॉपर हों, वो पहुंचाना ना पहुंचाना वो तो नीचे की बात है। फिर ट्रांसपोर्ट वो अपना काम करेगी, आईपी नेटवर्क अपना काम करेगी, डाटा लिंक लेयर अपना काम करेगी। ये अपना काम सिर्फ ये डाटा का फॉर्म बना के कि ये हाँ वहां पर सब सिंक है या नहीं है, ये तमाम चीजें देख लेती है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में नहीं होता कोई भी चीज, कोई भी एक्ट नहीं कर रहा होता ऐसा, तो हर चीजें साइमल्टेनियस चल रही होती है। कोई ऐसा, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। तो अब कॉमन पीयर टू पीयर जो हमारे पास नेटवर्क है, उसमें बिट टोरेंट नेट के ऊपर जो है, डायरेक्ट कनेक्ट, ई डोंकी, फ्री नेट, ये सब की सब है। ये वेयर इज माय सॉन्ग, तो वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट है, इस सब के सब इसको देना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ आपको यहाँ से रिसीव होता है, कुछ आपको, ये जो सीड्स आप बिट टोरेंट में देखते हैं, आप कोई बुक डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको दिखता है कि जी इसके इतने सीड्स मौजूद हैं। वो सीड्स क्या होते हैं? वो सीड्स ये होते हैं, ये एक्टिव नोड्स, कि इतने लोग हैं, अवेलेबल सीट इतने टोटल है, अवेलेबल इतने सीट्स, वो सीट्स ये होते हैं। तो उनमें से आपका डाटा कुछ कुछ यहाँ से कॉपी होगा, कुछ यहाँ से कॉपी होगा, और ये वो लोग होते हैं, अच्छे लोग, जिन्होंने कभी ये डाउनलोड किया होता है, फिर अपने पीसी को बिट टोरेंट के थ्रू क्या कर दिया होता है, कह दिया होता है कि जी हम कभी यूज पड़े तो हमारे से भी डाटा ले लेना। हम तो बीइंग क्या करते हैं पाकिस्तान में, ज्यादातर क्या होता है कि हम उसको जीरो कर देते हैं, नहीं हमसे कुछ मत लेना, हम सिर्फ लेंगे, हम देंगे कुछ नहीं। सही है भाई, तो उसको क्या कर देते हैं, अपलोडिंग बिट्स को हम जीरो कर देते हैं। तो उसकी वजह, अब वो कहते हैं जी बैंडविड्थ जाएगी और यूं होगा वो होगा, भाई जब ले रहे थे जब भी तो
उस बुक को पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, तब भी तो बैंडविड्थ जा रही थी, बाकी दूसरे की भी जा रही थी। अगर सब ऐसा सोचने लगे तो ये P2P एप्लीकेशंस का काम ही खत्म हो जाए, लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते, तो अभी तक ये काम चल रहा है। तो सिलसिला क्या है कि वेब एंड ईमेल का प्रोटोकॉल थोड़ा सा देख लेते हैं। एक यूआरएल के 3 पार्ट्स होते हैं। ब्राउज़र के जो यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है, जो कि कहलाता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो वो क्या-क्या होते हैं? किस-किस 3 हिस्सों में हम उसे डिवाइड करते हैं। अगर आपने लिखा है यहाँ पे कि www.cisco.com और उसके आगे /index.html आ रहा है, तो उसमें शुरू में एचटीटीपी लिखा हुआ था, तो एचटीटीपी वो प्रोटोकॉल और स्कीम है। www.cisco.com सर्वर का नाम है और index.html वो स्पेसिफिक फाइल नेम है जो कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाद वक्त आप सिर्फ cisco.com लिखते हैं, index.html ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वेस्ट में शामिल हो जाता है। ये क्योंकि वो कहते हैं जी cisco.com पे कुछ नहीं, बस को रीडायरेक्ट कर दो, खुद वो रूल डिफाइन होता है, उसके थ्रू ये आपको यहाँ से चेंज ही कर देता है फॉर। तो ये इस तरह से काम होगा, 3 हिस्सों में हम इसे डिवाइड करते हैं। दैट इज द प्रोटोकॉल। ये रहा प्रोटोकॉल, ये रहा जी वो सर्वर का नाम, और ये वो पेज index.html। ये है वो 3 हिस्से, 1 2 3, राइट। अगेन तो स्टेप द ब्राउजर देन चेक्स। स्टेप 1 में क्या है, पहले तो इंटरप्रेट करेगा, द ब्राउजर इंटरप्रेट द 3 पार्ट्स। स्टेप 2 में क्या करेगा, आपने रिक्वेस्ट भेजी, तो स्टेप 2 में क्या करेगा, द ब्राउजर देन चेक्स with the name server to convert cisco.com into the numeric IP address। यानी कि अब यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल आ जाएगा, डीएनएस का प्रोटोकॉल। स्टेप 2 में क्या करता है, उन 3 चीजों को सेपरेट करने के बाद अब ये इसकी आईपी ढूंढने की कोशिश करता है, cisco.com, आई एम सॉरी, cisco.com की आईपी देखने की कोशिश करता है ताकि सर्वर से कनेक्ट हो सके। द क्लाइंट, अच्छा स्टेप 3 में क्या, इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट द सर्वर सेंड द एचटीएमएल कोड फॉर दिस वेब पेज टू द ब्राउजर। अब इसके रिस्पॉन्स पे, इसने तो भेज दी रिक्वेस्ट, इसके रिस्पॉन्स में एचटीएमएल का कोड भेज देगा। अब वो डिकोड हुआ हुआ होगा, सॉरी वो इनकोड हुआ हुआ होगा, वो इनक्रिप्ट हुआ हुआ होगा, और वो यहाँ पर आएगा। अब वो यहाँ पर आएगा, सपोज कर लेंगे उसने देखा यहाँ पे इसकी डिकोडिंग और इनकोडिंग और इस यहाँ क्लाइंट के एंड पे डिकोडिंग का भी मैकेनिज्म रखा हुआ है, डिक्रिप्ट का भी मैकेनिज्म रखा हुआ है, तमाम चीजें आसानी से कर लेता। तो ये पेज ओपन होता है और फिर आपको यहाँ पर दिख जाता है, द क्लाइंट इनिशिएट एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू अ सर्वर बाय सेंडिंग अ गेट रिक्वेस्ट। ये गेट की रिक्वेस्ट भेजता है टू द सर्वर एंड आस्क फॉर द index.html। गेट की रिक्वेस्ट भेजता है, जो क्लाइंट भेजता है उसको हम क्या कहते हैं, गेट की रिक्वेस्ट कहते हैं। Number 4, the browser decipher the HTML code and format the page for the browsing window। अब ये कोड जो है ना भाई मेरे, ये ऐसा आया था, ये जो लिखा हुआ है, सर्वर अपाची लास्ट मॉडिफाइड जो भी कुछ लिखा हुआ है, हेडर ये है, टाइटल ये है, cisco.com, ये सब कुछ, ये इमेज आएगा फलान टीम का जो भी कुछ है, लेकिन जो दिखा ना आपको वो ये था। यानी कि ये क्या था, ये साइफर्ड फॉर्म है, इसको देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये होगा, ये जब रन करेंगे जब भी पता लगेगा। राइट, कंटेंट ऑफ एचटीएमएल पेज ये आपका आया हुआ है, और अब जो है ना वो जब डिसाइफर हुआ तो वो इस तरह से हो गया, ये फॉर्मेट ऐसे हो गया, और फिर आपके वेब पेज पे ये डिस्प्ले हो गया, आ गया। राइट, तो गेट, दिस इज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट, गेट गेट जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है, और एक होती है पोस्ट, दिस अपलोड डाटा फाइल फ्रॉम द वेब सर्वर सच एज फॉर्म डाटा, वो अपलोड होता है, तो वो पोस्ट करता है, जो अपलोड करेगा फॉर्म डाटा जो भी कुछ है, पोस्ट कर, पुट दिस अपलोड रिसोर्सेज और कंटेंट फ्रॉम द वेब सर्वर सच एज एन इमेज। अच्छा, जब आप एक कोई इमेज को कभी सेव करके देखें, तो कभी कोई सी वेब पेज को सेव करें, तो आप देखेंगे जहां पर भी सेव करेंगे ना, एक फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर में ये पुट के कंटेंट होते हैं। पोस्ट क्या है, जो अपलोड, बास वेबसाइट ऐसी होती है वो नहीं लाता, ये जो वेबसाइट ऐसे होते हैं जिनमें डाटा अपलोड करना, तो कुछ भी डाटा है अपलोड करना है, कोई चीज है, वो उसकी स्क्रिप्ट भी यहाँ पर आ जाएगी। तो पोस्ट और पुट जो भी कुछ किया होता है वो आपके हार्ड डिस्क के ऊपर आ जाता है, जो वो सर्वर आपके पास बेसिकली भेज रहा है। तो कभी सेव करके देखिएगा, किसी भी वेब पेज को फाइल में जाए सेव करें, तो एक फोल्डर जरूर बनाता है उसका, क्या बनाता है, फोल्डर जरूर, उस फोल्डर में ये डाटा होता है। गेट क्या है, वो रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट के लिए भी वो आपको एक लिंक दे देता है कि इसको लेके आप अपने ब्राउजर के ऊपर पेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। और उसमें फर्क ये होता है, उसमें HTTP का प्रोटोकॉल और www सी कॉलन दिस और आगे वो वेब पेज का एड्रेस आ रहा होता है, यानी कि आपके हार्ड डिस्क का एड्रेस पीछे आ जाता है, उसके थ्रू जब आप करते हैं तो वो आपको ले आता है। इंटरनेट पे ये दो प्रोटोकॉल जरूरी है, वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTTP, वो आगे इसका डोमेन नेम। सो ईमेल प्रोटोकॉल बहुत सारे होते हैं,
मशहूर जमाना हमारे पास एसएमटीपी और पॉप और आईएमएप है। आईएमएप हम अमूमन हम मेल सेंडिंग के लिए यूज करते हैं और रिसीविंग एंड पे भी बाज़ औक़ात यूज है, लेकिन सेंडिंग के लिए ज्यादा यूज करते हैं। मगर क्या करते हैं सेंडिंग के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसके अंदर ऑप्शन होता है कि सर्वर पे ऊपर भी रखो और यहाँ पर भी रखो, तो दोनों के लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं। पॉप हम अमूमन उन डिवाइसेस पे यूज करते हैं, पॉप को उन डिवाइसेस पे जो कि फिक्स्ड होती हैं, एक जगह पे रखी हुई है, इन्होंने यहीं खोलना है अपनी ईमेल और यहीं से आगे बढ़ बढ़ जाना है। एसएमटीपी तो जो है वो सेंड के लिए यूज होता है, और पॉप जो है वो रिसीविंग ईमेल के लिए हमारे पास यूज हो रहा होता है। मैं शायद उल्टा बोल रहा था शुरू में, अभी सही हो गया। एसएमटीपी जो है वो मेल सेंडिंग के लिए है, और पॉप और आईएमएप जो है वो मेल रिसीविंग के लिए। ये याद रखिएगा, प्रैक्टिकल फील्ड में अमूमन जो डेस्कटॉप और लैपटॉप के ऊपर हम करते हैं, तो उनमें डेस्कटॉप के ऊपर हम पॉप प्रेफर करेंगे और लैपटॉप के ऊपर हम आईएमएप करेंगे। लैपटॉप मूवेबल है या मोबाइल के ऊपर हम आईएमएप करेंगे, राइट। अगर लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर ही अंदर ऑन होता है, लैपटॉप तो है मगर एज अ डेस्कटॉप ही यूज हो रहा है, फिक्स्ड है और कुछ नहीं कर, तो आप वहां पर पॉप यूज कर सकते हैं। क्योंकि आईमैप में ऑप्शन होता है कुछ चीजों का कि ये यहाँ पढ़ ले, तो मेन जो है वहां पर सेव रहे नहीं रहे, क्या है क्या नहीं है। अरे आजकल तो इतना एडवांस हो चुका है कि ये एक्सचेंज सर्वर अब आपको गूगल खुद प्रोवाइड कर रहा है, और ऑफिस 365 आपको एक आउटलुक की आईडी दे देता है, या आपकी डोमेन @ जो भी आपकी डोमेन है उसके आगे आपको दे देता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको ग्लोबली एक्सेसिबल ईमेल सर्विसेज दे रहे हैं आप ही के डोमेन के साथ। आप आपने उनसे बेसिकली ये एसएमटीपी एक्सचेंज सर्वर बनवाया हुआ है, गूगल का है उसका, तो उससे पर महंगा थोड़ा सा लगता है, लेकिन एज कम्पेयर टू के एक्सचेंज की फटीकों से बचने के लिए आप कहते हैं यार वही ज्यादा बेहतर है, वो हर जगह से एक्सेसिबल होता है, फिर आप वेब ब्राउजर से एक्सेस करते हैं उसको, सही है ना। तो वेब ब्राउजर के थ्रू एनी टाइम आप उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, और उसमें कोई ये डाउट नहीं रहता कि यार इसमें ये मेल सिंक हुई नहीं हुई, क्या नहीं हुई, ये तमाम चीजें उसमें सेटल डाउन रहती हैं, राइट। सो पॉप और एसएमटीपी, पॉप और आईमैप, ये तीनों के फंक्शन वैसे मैंने आपको बता दिए, तो इसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे और उसको फिर मुझे बता दीजिएगा, तो फिर हम आगे इसको देख देख लेंगे। यही कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा जी, आईपी एड्रेसिंग की सर्विसेज ये डील करता है जी डोमेन नेम सर्विसेज। तो कुछ चीजें होती है इसको हम कहते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम सिस्टम। तो फुली क्वालिफाइड क्या होता है, लाइक सच एज www.cisco.com आर मच इजियर फॉर पीपल टू रिमेंबर देन 198.133 219 और 25। ये पुरानी आईपी लिखी है, खैर जो भी आईपी हो वो आसानी से याद नहीं होगी, ये याद हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर ये समझता है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम बीच में क्या यूज करते हैं, डोमेन नेम यूज करते हैं। और डीएनएस की अपनी एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की के हिसाब से वो चल रहा होता है। रिकॉर्ड ए बनेगा, रिकॉर्ड एन एन डिवाइस आईपीवी4 एड्रेस, एनएस एन अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, यानी कि एनएस वो लगता है जो कि अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होता है। ये कॉड ए एन एन डिवाइस आईपीवी6 एड्रेस, और एमएक्स अ मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। जब आप कभी वायर शार्क के थ्रू चीजों को स्निफ कर रहे हो, उसमें पैकेट्स आ रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपको देखने में समझने में आसानी हो जाएगी इनको। तो ए है रिकॉर्ड, एनएस है, ट्रिपल ए, कॉर्ड ए है, और एमएक्स है। तो ये डीएनएस की हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स की एंट्रीज होती है कि किस किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड आपका आके सेव हो रहा है। इस तरह से डोमेन नेम की हायरार्की बनी हुई होती है। सपोज कर ले रूट लेवल डोमेन दुनिया में, उसके बाद फिर आए नीचे टॉप लेवल डोमेन, ये तो रूट है, इसमें सबकी एंट्री होगी। फिर है टॉप लेवल डोमेन, डॉट नेट जितने भी हैं दुनिया में वो सब एक मल्टीपल सर्वर्स डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिखा दे कि डॉट नेट एक डील कर रहा है, डॉट ईडीयू एक डील कर रहा है, डॉट कॉम एक डील कर रहा है, डॉट एयू एक डील कर रहा है, डॉट सीओ एक सर्वर डील कर रहा है। एग्जाम्पल, इनके भी लातादार सर्वर्स होंगे मगर एक जो है वो पोर्शन डील कर रहा है। अदर टॉप लेवल डोमेन, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर टॉप लेवल डोमेन्स, ओके। तो ये टॉप लेवल डोमेन जो आ गए आपके पास यहां से लेके यहां तक, इनमें से एक निकला, एग्जाम्पल के तौर पे डॉट कॉम में से एक शाख निकली सिस्को डॉट कॉम, ये रजिस्टर्ड हुआ यहाँ पर, तो इसकी रूट लेवल तक एंट्री जाएगी, तमाम चीजों की इसकी एंट्री अपडेट होगी। ये एक सिस्को डॉट कॉम अपडेटेड है, मतलब एक सिस्को डॉट कॉम है। मैं दुनिया में कहीं से भी एक्सेस करूंगा तो सिस्को डॉट कॉम आ जाएगा। इस सिस्को डॉट कॉम के फिर मजीद जो है वो सेकंड लेवल डोमेन, और फिर ये मजीद आ गए कि www.cisco.com, ftpcisco.com, mail.cisco.com। तो ये उसके मुख्तलिफ फिर और मजीद क्या है, डोमेन्स हैं।
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू अगर cisco.com को यूज करना है तो ftp.cisco.com, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यूज करना है तो www.cisco.com, और जनाब अली मेल अगर उसकी यूज करें तो mail.cisco.com। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा होता है। तो टॉप लेवल डोमेन की आपको एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है, .com है, .org है और .au है, .pk है हमारे पास। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होता है। इनको फिर हम मजीद बाइफरकेट करते हैं। एक कंपनी आई vu.edu.pk, अब vu.edu.pk ने हो सकता है यहीं पर एंड कर दिया हो, जब पता .pk तक ही आगे चला हो, इसके आगे नहीं। तो www.vu.edu.pk आई डोंट थिंक सो कि इनका एफटीपी और मेल का हो अलग से, वो अलग ही हम डील करते हैं, वो तो हमने अलग वो किया। ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपना ही सब कुछ ये बनाती हैं, अपना ही तमाम चीजें उनकी चल रही होती है, राइट। सो एनएस लुकअप कमांड आपको दिखा भी चुके हैं प्रैक्टिकली करके, और देख देख भी चुके हैं आप। cisco.com की आईपी निकालनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो उसको देख किसी भी आईपी को। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये एक डिटेल टॉपिक हमने वैसे तो इसकी लैब भी करके देख ली है, याद रख लें। यहाँ पर एक काम हम आपको बता देते हैं कि ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बैक एंड पे क्या कर रहा होता है। इतना सब कुछ पढ़ने से बेहतर है कि हम एक चीज करें कि हम यहाँ पे लिखते हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी फंक्शंस, फंक्शन कैसे करता है, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ डीएचसीपी फंक्शन, बैक एंड पे फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है। मैं हूं एक क्लाइंट हूं और मैंने सर्वर से रिक्वेस्ट करनी, क्या मुझे पता है कि मेरे पास मेरा डीएचसीपी सर्वर कौन है। मैं तो आके बैठा हूँ सिंपल, क्या मुझको मेरे नेटवर्क पे पता होगा कि मेरे डीएचसीपी सर्वर कौन है। मुझे तो नहीं पता होगा। मैं तो सिंपल जाता हूँ नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में डीएचसीपी को क्लिक कर देता हूँ, डो आर ओके, यहाँ गया। ऐसे तो आम आदमी को यहाँ जाने की इजाजत नहीं होती, जो आम क्लाइंट होता है उसको यहाँ जाने की इजाजत नहीं होती, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट। ओके, तो क्या है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन नाउ। अब हम यहाँ आते हैं, आम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, हम आपके आ सकते हैं, मतलब हम आपसे मुराद नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डील कर रहे हैं वो सब लोग। तो ये आप ये भी तो मैंने खैर ऑप्टेन करी हुई है यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बस, ऑप्टेन एन आईपी ऑटोमेटिकली, ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ओके दबा देता हूँ। तो अब जो ये मैंने ओके दबाया तो क्या हुआ, जब मैंने ओके दबाया तो ये हुआ, एक बहुत मशहूर एक डॉल है, जैसे बारबी थी ऐसी एक डोरा मशहूर है, वो ब्लैक ब्लैक कॉम्प्लेक्शन की डॉल थी, तो वो डोरा उससे याद कर लें हमेशा कि डोरा बेसिकली क्या है, डीएचसीपी के बैकएंड का प्रोसेस है। डोरा डीएचसीपी के बैकएंड का प्रोसेस है। क्लाइंट जब मैंने क्लिक किया तो क्लाइंट क्या करता है, डिस्कवरी। क्लाइंट जो ये डिस्कवरी क्या है, ये एक ब्रॉडकास्ट है पूरे नेटवर्क पे, अपने आप को छोड़ के सबको भेज देगा। उसमें बोलेगा कौन है भाई डीएचसीपी सर्वर, मुझको आईपी चाहिए। जो डीएचसीपी सर्वर होता है जब वो जान लेता है ये आई है, तो वो फिर यूनिकास्ट करता है। वो क्या करता है, यूनिकास्ट, यानी कि इस क्लाइंट को भेजेगा ऑफर। क्या भेजता है, ऑफर। ये क्या करता है क्लाइंट, उसके बिहाफ पे फौरन उस ऑफर को लेने के बाद ये कहता है, भाई एक ऑफर होती है, कहता है, भाई मेरे पास ये आईपी है, ये सबनेट मास्क के डिफॉल्ट गेट ये चीजें हैं, डू यू इंटेंड डू यू वांट टू, ये इसके बाद पे करता है फौरन रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे दे दो, मुझे आईपी दे दो, मुझे ये तमाम जो तुम ऑफर कर रहे हो मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपने पास। रिक्वेस्ट करी उसने, सर्वर कहता है एक्नॉलेज्ड, ओके फाइन, आपके पीसी को आईपी मिल जाती है। बस ये पैकेट ट्रेसर में करके देख लीजिएगा, सिमुलेशन पे क्लिक करें और देखें कि कैसे ये आ जा रहा है, तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। वो खैर ऑफर और रिक्वेस्ट को भी ना ब्रॉडकास्ट करता है, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल फील्ड में ऑफर हमेशा यूनिकास्ट होती है, रिक्वेस्ट भी यूनिकास्ट होती है, क्योंकि क्लाइंट अभी तक बेसिकली इसको ये चल रहा होता है, ये वन उसको पता लग जाता है कि यार ये है। जब तक पता नहीं था तब तक डिस्कवरी करी थी। अच्छा, पूरे नेटवर्क में पैकेट आता है, पूरे नेटवर्क में तो जो सिर्फ डीएचसीपी होगा वो ही रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी सब क्लाइंट
जितने भी और दूसरे क्लाइंट होते हैं वो इस पैकेट को रिसीव तो करते हैं मगर डिस्कार्ड कर देते हैं, कहते नहीं। तो अगली स्लाइड में आपको ये समझा रहा है कि ऐसे काम चलता है। डिस्कवरी गई, डीएचसीपी की ऑफर आई, रिक्वेस्ट आई, एक्नॉलेजमेंट आई। हमने कैसे याद रखा? हमने कहा डोरा। डोरा याद रखेंगे, कभी भी डीएचसीपी की बैकएंड के प्रोसेस को नहीं भूलेंगे। सही है भाई मेरे? डिस्कवरी से स्टार्ट लें, एक्नॉलेजमेंट पे खत्म कर दें, बीच में ऑफर और रिक्वेस्ट है, खत्म बात, तो हो गया डोरा। फाइल शेयरिंग की सर्विसेज होती है, एसएमबी होता है, सिंपल फाइल शेयरिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेवलप हुआ, आप टीसीपी का पोर्ट नंबर 20 और 21 को यूज कर रहा होता है और लेके चल रहा होता है। आपको कोई भी नॉर्मल फाइल ही यहाँ से वहां ट्रांसफर करनी है तो बैक एंड पे ये प्रोटोकॉल हमारा आ रहा होता है, सही है। लेकिन कुछ एक और भी एडवांस कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, इसको हम एसएमबी कहते हैं, सर्विस मैसेज ब्लॉक। ये जो मैं ये विंडो खोल रहा हूँ ना, मैंने अपने पीसी की ये विंडो खोली, छोटा कर लेते हैं। अब मैं कुछ यहाँ से कॉपी करूँ, एग्जाम्पल मैंने इसको कॉपी किया, ये जो विंडो दिख रही है ये एसएमबी के थ्रू दिख रही है। और मैंने यहाँ पर एक और किसी लोकेशन पे मैंने यहाँ पर किसी भी और लोकेशन पे मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया, तो एक और विंडो, ये जो दो आ रही है ना, तो मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ रख दूं, अभी आ जाएगा ये हाथ के हाथ। ये सर्वर मैसेज ब्लॉक के थ्रू आता है, बैकएंड पे कहीं ना कहीं एफटीपी भी, लेकिन ये जो मुझे सर्वर मैसेज ब्लॉक्स हैं, ये जो मुझे दिख रहा है, तो बेसिकली आज 2019 का जो विंडोज का सर्वर है, वो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए सर्वर मैसेज ब्लॉक में काम हुआ है उसके लिए। वरना पहले क्या होता था, मैंने किसी मशीन का रिमोट लिया हुआ है, हम रिमोट लेते हैं ना, मैं विंडो आर दबाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं MSTSC, शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इसकी, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की, MSTSC। और यहाँ मैं लिख दूं, इसका एडवांस भी देख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि मैं उस जगह पे, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, कहीं का रिमोट आपने लेना है तो उधर आपके ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। if you are a domain controller, if you are a domain administrator, so you can have any device remote access। आप किसी भी डिवाइस का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं अगर आप डोमेन एडमिन है तो यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेटर ही दे दिया, आपने कनेक्ट दबाया तो ये जाता है और फिर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। वहां पे जो बंदा लॉग इन होता है वो आइडल हो जाता है, मतलब उसके पास से कनेक्शन आड़े आएगा, मैसेज आएगा। अमूमन हम ऐसा तो नहीं करते कि क्लाइंट काम कर रहा है उसका रिमोट ले ले, हम मजबूरी में इसका लेते हैं या फिर हम सर्वर्स का ले रहे होते हैं रिमोट। तो उस सर्वर से कुछ कॉपी करो, रिमोट की जो स्क्रीन थी होता हो, तो 2016 तक वो चीज नहीं आती, क्योंकि एसएमबी नहीं कॉन्फ़िगर्ड था उन दोनों के दरमियान। यानी कि मैंने रिमोट डेस्कटॉप लिया हुआ, मैंने उसके डेस्कटॉप से कुछ कॉपी किया, अपने डेस्कटॉप पे लाके पेस्ट करूंगा, नहीं होगा। अब 2019 में उन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो ये जो ये चीज क्या है, ये हमारी सर्वर मैसेजिंग ब्लॉक कहलाता है, ये इसके थ्रू यूज हो रही होती है। तो स्टार्ट ऑथेंटिकेट एंड टर्मिनेट सेशंस, सर्वर मैसेज ब्लॉक, कंट्रोल फाइल एंड प्रिंटर एक्सेस, allow an application to send or receive message to and from another। तो ये जो है GUI के मोड पे, unlike the file sharing supported by FTP, client establish a long term connection to server after the connection established। अरे जो मेरी ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर देता है, और जब भी वो वापस रिस्टार्ट होगा तो हो जाए। मैं प्रिंटर ऐड कराऊं, मैं यहाँ जाऊं, लिख दूं प्रिंटर, और मैं प्रिंटर्स में जाके मैं ऐड प्रिंटर, तो यहाँ पे आप देखते कि ये जो आता है मेरे पास, अभी आ जाएगा एक मैसेज, द प्रिंटर, मैंने क्लिक किया, द प्रिंटर दैट आई वांट इजंट लिस्टेड, पहले ही क्लिक कर दिया, वो ढूंढता रहे। मुझे तो नेटवर्क का प्रिंटर कराना था, तो नेटवर्क का प्रिंटर हम ऐसे कराते हैं, हम इसको बोल देते हैं कि जी ऐड अ प्रिंटर बाय यूजिंग आईपी एड्रेस और होस्ट नेम, हम नेक्स्ट करते हैं। हम यहाँ पे इसको टीसीपी आईपी की डिवाइस बताते हैं, प्रिंटर की आईपी सेट हुई हुई होती है, प्रिंटर के ऊपर आईपी, यहाँ पे उसका होस्ट नेम या आईपी एड्रेस देते हैं, और पोर्ट नंबर हम क्वेश्चन से खुद ही उठा लेगा। ये मैं दे दूं 192.168.168.10. वो क्या आईपी थी ये इनकी, खैर वॉट एवर जो भी कुछ थी, मैंने दिया 40, तो ये आगे पोर्ट नेम इसका यही रख देगा, और फिर आगे एक पोर्ट नंबर भी देगा, वो बाद में देगा, अभी नहीं देगा, थोड़ी देर बाद देगा, फिर क्यूरी करेगा प्रिंटर को, और फिर प्रिंटर स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब तो ये भी एसएमबी बेसिकली वहां जो ड्राइवर से जो कम्युनिकेशन चल रही है तमाम चीजें। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो फिर मैं कोई ड्राइव को मैप कराता हूँ, कोई हार्ड डिस्क को अपनी मैप कराता हूँ, कोई नेटवर्क की ड्राइव को मुझे मैप कराना है, तो भी हम यहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर आ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने दिस पीसी कहा, और मैंने इसको राइट क्लिक करके इसको इसकी मैं
मैनेज मैप और नेटवर्क ड्राइव पे क्लिक कर दूं। जेड देना है, मैं कोई भी अल्फाबेट दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। और मैं मतलब मैं अब इसको एग्जांपल में यहाँ पर दे सकता हूँ कि जी जाना डबल बैक स्लैश और फिर 192.168 जो भी कुछ सर्वर जो रिमोट डिवाइस मेरे लिए शेयरिंग की पड़ी हुई है, मैं वहां पर इसको ऐड करा के करा सकते हैं। तो ये रिकनेक्ट करेगा एट साइन इन, जैसे ही मैं दोबारा साइन इन करूंगा तो ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट कर ले। ये भी काम बैक एंड पे किसके थ्रू हो रहा होता है? एसएमबी के थ्रू हो रहा होता है। तो ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट लंबे अरसे के लिए जो है वो हम इसको करते हैं। एफटीपी तो एक शॉर्टर टाइम, अभी फाइल कॉपी करी, चल गया, बस खत्म, फाइल कॉपी हो गई, बात खत्म। ये एक लंबे वो ड्राइव मौजूद है, वहीं से डाटा एक्सेस भी कर रहे हैं, वहीं पे डाटा डाल भी रहे हैं। बैकअप के लिए हम देते हैं ना नेट क्लाइंट को नेटवर्क के ऊपर कि यहाँ अपनी फाइल्स को आप कॉपी कर दीजिएगा तो उसका बैकअप रहेगा। तो वो जो है हमारे पास ये बेटर होता है, तो उसमें हम बैक एंड पे ये प्रोटोकॉल हमारा यूज हो रहा होता है। तो ये आज के दो टॉपिक थे हमने यूज किए। आप लोगों को एक चीज बतानी थी, ये मैं वैसे ईमेल कर दूंगा, एक वायर शार्क एक एप्लीकेशन होती है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। सपोज करें कि मुझे रिमाइंड मी लेटर, मैंने ये मेरे पास मेरे कनेक्शंस आ रहे हैं इधर, जो मैंने तो खैर इंस्टॉल्ड करा हुआ है, मेरे पास मेरे कनेक्शंस आ रहे हैं, एक मेरा ये अडेप्टर लॉजिकल हुआ हुआ है और ये ईथरनेट का अडेप्टर हुआ हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आप लैपटॉप पे यूज करें तो यहाँ वायरलेस भी आ रहा होगा, तो आप वायरलेस को सेलेक्ट कर लें और वहां से फिर चलें। तो ये दो चीजें होती है, मैंने ईथरनेट को सेलेक्ट कर लिया और मैं आगे बढ़ा तो ये बहुत सारी चीजें मुझे दिखाएगा, मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, मुझे नहीं जरूरत इन सबको देखने की। और अगर मुझे कुछ करना है, मुझे कोई चीज देखनी है, सपोज मैंने कहा कि www. इसी को साइट को ले लेते हैं, व्यू, ये कैप्स लॉक क्यों खोला हुआ रह गया मेरा, www.vu.edu.pk, और इसको एंटर करने से पहले मैं अपनी वायरशार्क का दोबारा दबाऊं, ये आपको बोलेगा कि जी ये जो आपने पीछे की जो आपकी जो थी स्निफिंग, स्निफिंग कहलाती है, पैकेट को स्निफ कर रहा है, एक एक पैकेट को पढ़ रहा है, इसको आपने कंटिन्यू करना है। आपने कहा कि मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना, और मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे इनको एंटर मार दिया, और ये जब गए, जब ये घूम के वापस आ गए, मैंने इनको स्टॉप कर दिया, और स्टॉप करने के बाद अब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, मैंने कहा जी मुझे डीएनएस दिखा दो, और मैं फिल्टर कर पे एंटर कर दूं, तो कुछ क्यूरी गई जो कि यहाँ पर गई और मेरे इस के थ्रू गई, तो ये रिक्वेस्ट थी डीएनएस की। ऐसे मैं देखिए पैकेट को स्निफ कर रहा हूँ, मतलब मैंने देख लिया कि ये गया, ये तो मेरे पढ़ने के लायक नहीं है, लेकिन ये मेरे पढ़ने के लायक है, ये वाला पोर्शन। तो फ्रेम क्या बना, ये आपको बताएगा। अब मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ आपने करना है, क्योंकि मैंने कुछ देना है आपको इसके ब्याह पे, वो आप लोगों ने मुझे फिल आउट करके देना है। तो मैंने सिर्फ ये आपको एक्सेस करना बता दिया, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ईथरनेट का हेडर क्या है, डेस्टिनेशन क्या क्या थी, इसका मैक क्या था, सोर्स मैक क्या था, डेस्टिनेशन मैक क्या था, सब चीजें आपको बता रहे, डिवाइस क्या थी, जिसको जाके हिट करा तो वीयू का है। और जनाब यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको भी हम देख सकते हैं कि ये इंटरनेट के प्रोटोकॉल में क्या है, वर्जन 4 यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज की फील्ड 0 है, ईसीएन नॉट ईसीटी है, एक्सप्लिसिट कंडीशन ट्रांसमिशन हो ही नहीं रही, क्योंकि कोई चोकिंग हुई नहीं है, मतलब कहीं पे भी डाटा लॉस ही नहीं है, टोटल लेंथ 62 बाइट्स की है। और ये फ्लैग आ गया आपका, रिजर्व बिट छोड़ दीजिए, टाइम टू लिव 128 था, प्रोटोकॉल यूडीपी 17 यूज हुआ, हेडर चेकसम वैलिडेशन डिसेबल्ड है फिलहाल, ये उनके एंड से। सोर्स आईपी एड्रेस ये मेरा है, डेस्टिनेशन एड्रेस 888 गया, क्यों 888 गया, वजह, इनका तो 888 नहीं होगा, इनका 888 नहीं था बिकॉज के मसला ये है कि इसने फिलहाल अभी जो है पहले डीएनएस से बात करी, डीएनएस क्या है ना, मैंने डीएनएस देख रहा हूँ तो 888 के ऊपर गया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ कि मैं एन ncpa.cpl पे जाते हैं, और हम यहाँ पे इथरनेट पे जाते हैं, हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, हम यहाँ पे टीसीपी IPv4 में जाएंगे, तो मेरा प्राइमरी डीएनएस देखें 888 डला हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये रहा है, सॉरी, हमारा जो प्राइमरी डीएनएस है वो ये डला हुआ है, प्रिफर्ड डीएनएस जो है ना वो ये डला हुआ है, ऑल्टरनेटिव में ये डला हुआ है जो मेरे उसका है, खैर। तो मैं ये यहाँ पे जाके हिट हुआ, क्योंकि डीएनएस की एंट्री थी, यहाँ पे जाके हिट हो गई, और तमाम चीजें आई, फिर ये डोमेन नेम होने के बाद मैं ऐसे ही इससे, मैं इसका आईसीएमपी ले सकता हूँ, सॉरी आईसीएमपी, इस पैकेट में आईसीएमपी का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ कहानी गई है ये नहीं गई है, तो इसमें आईसीएमपी का तो फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा। वजह क्या है, वजह ये कि कोई लोकल कम्युनिकेशन तो हुई नहीं है। अच्छा, मैं आईसीएमपी को अगर मुझे पकड़ना है, एग्जांपल स्टॉप हुआ हुआ है ना, मैं यहाँ हूँ और मैं कहूँ सीएमडी,
और मैं कहूँ IPCONFIG IP कॉन्फ़िग, और मैंने एंटर किया, तो मेरा गेटवे है 98 का 9। मैं कहूँ पिंग, और मैंने कहा 192.168.98 का 9, ये मैंने लिख लिया, और मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया। इसने कहा कंटिन्यू विदाउट सेविंग, और मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। अब ये चल रहा है, पिंग मेरा रिप्लाई आए, 4 रिप्लाई आ गए। मैंने एक और दफा कर दिया, 4-5 मेरे पास इसके रिप्लाई आ गए, और मैंने फिर इसको क्या किया, ये मैंने स्टॉप कर दिया। जब मैंने स्टॉप किया, अब मैं यहाँ पे आईसीएमपी को लिख के अगर फिल्टर दबाऊं, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दूं फिलहाल, और मैं यहाँ पे अगर आईसीएमपी को लिख के आईसीएमपी, और मैं इसको कहूँ कि गो, तो सिर्फ मुझे आईसीएमपी के पैकेट दिखाएगा, देखें 9 के दिखाएगा। ये इसकी रिक्वेस्ट जो मैं आपको वहाँ पैकेट ट्रेसर पे दिखा रहा होता हूँ, ये यहाँ पे इसी तरह से मुझको यहाँ पे दिखा रहा होता है, राइट। तो ये एक चीज है, मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ इंफॉर्मेशन आती है, एंड देन वी ऑल डू। इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल की क्या क्या चीजें थी? पिंग रिक्वेस्ट थी। अच्छा, तो पिंग रिक्वेस्ट थी, तो इंटरनेट आइडेंटिफायर जो भी कुछ लगा, सीक्वेंस नंबर देखेंगे, पोर्ट नंबर्स आ गए मेरे, सही है। ये मेरे क्या आ गए? सीक्वेंस के पोर्ट नंबर आ गए। ये इन पोर्ट्स नंबर के ऊपर एली का सीक्वेंस नंबर, ये डाटा ये था, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में, लेंथ 32 बिट है, ये मैं नहीं पढ़ सकता इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। अब इसको बैठ के डिक्रिप्ट करें, वो एक अलग बात है। खैर, उसको वहां जाना नहीं है, हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। खैर, तो ये चीजें हमारे पास चल रही थी, ईथरनेट है ये फ्रेम, ये हम जो है हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन हम इस तरह से फेच करते हैं। ये एक डेमो था जो कि मैंने आपको दिखाना था। मैं आप लोगों को एक फाइल दूंगा ईमेल के थ्रू, और एक बार और मैं कोशिश करूंगा कि सब लोग जो हैं वो असाइनमेंट्स को अपलोड कर दें, सब लोग एक साथ। तो उसमें वायरशार्क सॉल्व कैसे होने हैं, वो भी फाइल है, मौजूद है, आप वायरशार्क की सॉल्यूशन कर सकते हैं आराम से उस फाइल को पढ़ के। और मेरी क्यूरी भी मौजूद है, मतलब मैंने जो आपको क्वेश्चन देना है, मेरी क्या सिस्को की क्यूरी है, वो एक आप लोगों के लिए छोटी सी असाइनमेंट बनाते हैं, तो उसको आपने करना है। तो वो मैं ईमेल के थ्रू दूंगा, आप लोग उसका ईमेल पे जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर बड़े मसले मसाइल होते हैं, पोर्टल पे अपडेट नहीं होगा, मैं फिर आपको उसी के थ्रू दे दूंगा। तो वो आप इंस्टॉल करके और उसको फिर कर लीजिएगा, जो उस पे इंस्ट्रक्शंस लिख के उसको पढ़ते हुए आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर के हवाले से आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई चीज हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग द लेक्चर, रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट, रिगार्डिंग एनीथिंग। हमारी अब ये बताता चलूँ आप लोगों को कि हमारी अब चंद 2 ही क्लासेस रह गई हैं इस मॉड्यूल की जिनमें मैं एप्लीकेशन लेयर मैंने आज कर लिया, बाकी जो है वो 2 चैप्टर्स बड़े आसान आसान से हैं, तो उनको हम देख लेंगे। और एक तो नेटवर्क सिक्योरिटी है, उसका सिर्फ हम आपको ओवरव्यू देंगे सिक्योरिटी के हवाले से, कि नेटवर्क पे सिक्योरिटी के पार्ट 2 में उसके प्रैक्टिकल आएगा, तो किस तरह से लेयर 2 को मैनेज करते हैं और क्या करते हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे वहां पर। लेकिन कल जो टॉपिक होगा वो सिक्योरिटी का होगा। उसके बाद एक नेटवर्क मैनेजमेंट का है, तो वो ऑलरेडी प्रैक्टिकली हम आपको करा चुके हैं। ट्रेस राउट क्या होता है, आईपी कॉन्फ़िग क्या होता है, तो वो बस एक ओवरव्यू लेते हुए उसको गुजर जाना है। थर्सडे से लेके आ, ये जो 11 तारीख आ रही है, थर्सडे 11 तारीख से लेके संडे 14 तारीख तक आपका पार्ट 1 का कोर्स फीडबैक और फाइनल एग्जाम में एक्टिवेट कर दूंगा, और तमाम स्टेशंस कर देंगे जहां जहां आप लोग रजिस्टर्ड है, राइट। थर्सडे 11 तारीख से लेके संडे 14 तारीख तक, 11 जनवरी 2023 से लेके 14 जनवरी 2023 तक आपका कोर्स फीडबैक इस पार्ट का और फाइनल एग्जाम इंशाल्लाह एक्टिवेटेड होगा। 15 तारीख को जो मैं आपकी क्लास लूंगा वो सेकंड पार्ट की होगी, SRWE हम स्टार्ट कर देंगे, राइट। हम क्या कर देंगे, SRW स्टार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया है, वैसे तो ये लास्ट लेक्चर में मैं दोबारा बताऊंगा। लास्ट से मुराद ये है 10 तारीख को मैं ये बातें सारी आपसे दोबारा भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि कोई ना हो, कोई ना आया हो, तो वो सुन ले। क्योंकि ये जो एग्जाम है, मैं आप शेयर करा देता हूँ, ये फाइनल एग्जाम ये आपका कोर्स हो, इतनी सारी चीजें खुल गई। ये जो कोर्स है ना आपका, स्टूडेंट की व्यू कर लेता हूँ। ये जो 2 चीजें हैं ना भाई, ये बड़ी खतरनाक है। इसी पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इसका। ये कोर्स फीडबैक, ये कोर्स फीडबैक देना है आपने, और जब आप ये दे लेंगे
तो ये लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल अनलेस द एक्टिविटी कोर्स फीडबैक इज मार्क कंप्लीटेड। जब आप ये दे लेंगे तो फिर फाइनल एग्जाम आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, फिर आपने फाइनल एग्जाम दे लेना है। आइए, सर्टिफिकेट इसका नहीं मिलेगा ना, ये रीएक्टिवेट होगा, ये भी बात याद रखिएगा। ये रीएक्टिवेट कब होगा ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखें मुझे इसको रीएक्टिवेट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ग्रेड्स और कंप्लीशन में इसको मुझे कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस कोर्स को खत्म करना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो कि इसको नहीं करते टाइम पे, यानी कि जो इतना बड़ा टाइम पीरियड दे रहा हूँ ना, 1.25 घंटे का एग्जाम है, दिन और रात में जब बिजली इंटरनेट जैसा भी कुछ हो तो उसमें आप ये एग्जाम से एग्जाम दे लें, लेकिन फिर भी बहुत मसरूफ लोग होते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स, कुछ हमारे भाई, तो वो एग्जाम नहीं दे पाते। जब वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो फिर वो कहते हैं सर मेरा तो मिस हो गया। तो इसलिए हम जो है उनके लिए ये ऑन रखते हैं। तो जिन लोगों ने टाइमली दिया है उनको भी हम ये बोलते हैं कि भाई आपको इसका सर्टिफिकेट जो है ना वो आखिरी मॉड्यूल के बाद मिलेगा, क्योंकि एक आखिरी चांस, ये बीच में कभी रिएक्टिव नहीं होगा, ये बीच में रिएक्टिवेट नहीं होता। ये एक बार और रिएक्टिव होगा, फाइनल एग्जाम और कोर्स फीडबैक एक बार और रिएक्टिवेट होगा। और वो कब होगा? जब आपका थर्ड पार्ट, जो आपका पार्ट 3 है, उसका फाइनल एग्जाम जब हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको 3-4 दिन देते हैं, दोनों एक्टिवेट कर देते हैं पिछले मॉड्यूल, यानी कि पार्ट 1 का भी फाइनल एग्जाम और पार्ट 2 का भी फाइनल एग्जाम। तो जो एक कॉन्सेंट्रेटेड आवाम होती है कि किसी का पार्ट 2 मिस है, किसी का पार्ट 1 मिस है, कोई पार्ट 2 में आके जागा, उसने कहा जी मैंने पार्ट 1 भी नहीं दिया हुआ, अब क्या करूं? तो हम कहेंगे भाई पार्ट 3 के बाद एक अटेम्प्ट आपको री अटेम्प्ट दी जाएगी, उस वक्त आप इसको दे लीजिएगा। टिल देन ये अभी जो आपको टाइम दिया जा रहा है इसमें दे लें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, एक ईमेल मैं करूंगा, वो 10 तारीख को ही करूंगा कि नेक्स्ट डे से आपका एक्टिवेट हो रहा है, और इंशाल्लाह एक्टिवेट हो भी जाएगा, और फिर जो है आप लोग उसको उसी हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये जरूर दे लीजिएगा, 11 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो नेक्स्ट वीक आएगा हमारा, वो हम फिर नए मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। सही। सो होपफुली अब आप लोगों की कोई क्यूरी नहीं होगी, और अगर कोई नहीं है तो मुझे नो कह के जवाब दे दें, ताकि मैं जो हूँ फिर इस लेक्चर को एंड करूँ। कल हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे, कुछ चीजों को देखेंगे। तो समझ में आ गया तो फिर बात। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।